यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अपील्स एंड रिवीजन। अब गाइस एक बात बताओ, अपील्स एंड रिवीजन जो है वो सबसे पहले अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले अपन अपील्स की बात करेंगे, फिर अपन रिवीजन की बात करेंगे। अपील्स क्या होता है, तो आप ये समझिए कि जैसे कोई असेसिंग ऑफिसर है, और असेसिंग ऑफिसर कौन कौन होता है अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था, जेसी है, उसके बाद एसीडीसी है, एंड उसके बाद आईटीओ है। ये असेसिंग ऑफिसर होते हैं नॉर्मली। अब एक चीज समझना, ये जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, जेसी, एसीडीसी या आईटीओ, इसमें से ध्यान रखना, अगर एसीडीसी आईटीओ ने कोई ऑर्डर पास किया या फिर कोई इंटीमेशन जनरेट की और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपील में कहां पे जाओगे? जेसी अपील में जाओगे। तो पहले लेवल की अपील है वो जेसी अपील है। या फिर अगर आपका ऑर्डर पास किया वो जेसी ने किया, जॉइंट कमिश्नर ने किया, तो आप अपील में कहां पे जाओगे? सीआईटी अपील में जाओगे। कहां जाओगे? सीआईटी अपील में। तो देखो, अगर एसीडीसी आईटीओ ने ऑर्डर पास कर दिया तो भैया आप कहां जाओगे? जेसी अपील में जाओगे। और अगर जेसी ने ऑर्डर पास किया है तो फिर आप कहां पे जाओगे? सीआईटी अपील में जाओगे। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर यहां पे इन लोगों ने जो ऑर्डर पास किया वो हायर अथॉरिटी की अप्रूवल लेके किया है। हायर अथॉरिटी अप्रूवल लेके के मतलब जैसे मान लो जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल या सीआईटी, पीसीआईटी, उनका अप्रूवल लेके ऑर्डर पास किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अपील कहां पे जाना पड़ेगा? सीआईटी अपील में जाना पड़ेगा। अब गाइस एक बात समझना, पहली अपील है ना वो हमेशा कौन करता है? एसएससी करता है, डिपार्टमेंट नहीं करता। डिपार्टमेंट खुद अपील में पहली बार नहीं जाता, पहली बार एसएससी जाता है। एसएससी कहां जाएगा? या तो जेसी अपील में जाएगा या सीआईटी अपील में जाएगा। अब एक बात समझना, जेसी अपील या सीआईटी अपील का ऑर्डर आया और उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील में जाते हो, उसको बोलते हैं हम आईटेट अपील। कहां जाते हैं? आईटेट। और आईटेट के बाद कहां जाते हैं? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहां जाते हैं? आप अपने घर पे आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई अपील का आपके पास में पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट अपीलेट अथॉरिटी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आईटेट के बाद आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, तो बेटा आईटेट इज अ लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। आईटेट है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली अपील की, जिसको अपन बोलते हैं जेसी अपील या सीआईटी अपील। तो सर जेसी अपील और सीआईटी अपील में कैसे जा सकते हैं, कौन जा सकता है, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन 246 सबसेक्शन 1 ये बोलती है, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर है जो ज्वाइंट कमिश्नर अपील जैसे जेसी अपील के पास जाएंगे। तो गाइस 1/4/2023 के बाद में ये चालू हुआ। 1/4/2023 से पहले हमेशा सीआईटी अपील ही होता था। मींस एओ का कोई भी ऑर्डर है सीधा सीआईटी अपील में चले जाओ। बट अब इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जेसी अपील एंड सीआईटी अपील करके। ठीक है, तो देखो, ऑनर आफ्टर 1/4/2023, अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो किसी भी एओ के, और एओ कौन सा है? जो बिलो द रैंक ऑफ द जेसी है। तो जेसी से लोअर लेवल का एओ है, दैट इज एसीडीसी और आईटीओ है, और उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप जेसी अपील के पास जा सकते हो। सर कौन से ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है? या तो आपका असेसमेंट का ऑर्डर जो 143(3), 144 या 147 का है, जो कि ऑर्डर पास किया है किसने? एसीडीसी आईटीओ ने। या फिर आपका इंटीमेशन 143(1) 200A या फिर 206CB का इंटीमेशन है, मिस टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन, नॉर्मल वाला इंटीमेशन उस केस में। या फिर आपका कोई रेक्टिफाइड ऑर्डर है अंडर सेक्शन 154 वाला, 155 वाला, या फिर आपका असेसी इन डिफॉल्ट वाला ऑर्डर है, या फिर कोई ऑर्डर ऑफ पेनल्टी है, तो उस पर्टिकुलर केस में, और ये ऑर्डर जो पास किया ना, ये जेसी के लोअर लेवल के बंदे ने पास किया है, तो आप जेसी अपील में जाएंगे। अबोव ऑर्डर इज पास विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आईटी अथॉरिटी अबोव द रैंक ऑफ द डीसी। अब एक बात समझना, अगर ये ऑर्डर डीसी के ऊपर वाली किसी अथॉरिटी के अप्रूवल से पास हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जेसी अपील के पास नहीं जाएंगे, सीधा कहां जाएंगे? सीआईटी अपील में। तो मैंने क्या बताया था, देखो, इन लोगों ने जो ऑर्डर पास किए तो आप जेसी अपील में जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जो ऑर्डर पास किए अगर ये हायर अथॉरिटी की अप्रूवल लेके किए, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कहां जाना पड़ेगा? सीधा सीआईटी अपील में जाना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, सीआईटी अपील में कब, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में जाओगे? तो देखो, ऑर्डर पास, एओ ने जो ऑर्डर पास किया है आपका असेसमेंट ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में, या फिर कोई इंटीमेशन है, या फिर कोई रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर है, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें आप ये डिनाई करते हो कि मेरे को इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, या फिर ये सब कुछ ऑर्डर दे रखे, इन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहां पे जाएंगे? सीधा सीआईटी अपील में जाएंगे। अब यहां पे एक और चीज समझना,
यहां पे नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि वेयर एनी अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 246(1) इज पेंडिंग बिफोर द सीआईटी अपील, सीबीडीटी और ऑथोराइज्ड आईटी अथॉरिटी मे ट्रांसफर सच अपील टू द जेसी अपील। मतलब आप यहां पे ये वाले जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर अगर मान लो सीआईटी अपील के पास में पेंडिंग है तो उस पर्टिकुलर केस में सीबीडीटी के पास पावर है कि वो जेसी अपील को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा इसके लिए, क्योंकि एक बात बताओ, पहले क्या होता था 1/4/2023 से पहले है ना, वो सिर्फ सीआईटी अपील हुआ करता था, ये जेसी अपील नहीं होता था करके, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर ट्रांसफर किया तो जेसी अपील अपना काम वहीं से चालू करेगा जहां सीआईटी अपील ने काम छोड़ा था। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहां पे एक और पॉइंट ये बोलता है कि अगर सीबीडीटी चाहे या ऑथोराइज्ड आईटी अथॉरिटी है, आपका केस अगर जेसी अपील के पास पेंडिंग है, वो चाहे तो उसको सीआईटी अपील के पास में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब भी ट्रांसफर होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड दिया जाएगा। चलिए अब अपन एक बात करते हैं कि सर एक बात बताओ, जब हम पहली अपील कर रहे हैं, पहली अपील कहां करते हैं, या तो सीआईटी अपील या जेसी अपील। तो सर ये पहली अपील कैसे करते हैं? तो गाइस एक बात बताऊं, ये अपील करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, दैट इज द फॉर्म नंबर 35 करके, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 35 होता है, वो फॉर्म नंबर 35 जो है वो आपको फाइल करना रहेगा। उसके साथ साथ में आपको 2-3 चीजें और लगती है। एक तो उसके साथ साथ में जिस ऑर्डर या इंटीमेशन के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो तो उसका कॉपी लगाना पड़ेगा। उसके साथ में आपको 2 सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड वन इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है कि आपके केस में क्या क्या हुआ उसके फैक्ट उनके सामने रखो कि हमारे केस में ऐसा हुआ, ये खर्चा डिसअलाउड कर दिया, ऐसे कर दिया, तो आपके फैक्ट लिखने पड़ेंगे, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और एक होता है ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब होता है कि कौन से ग्राउंड्स पे आप अपील में जा रहे हो, भाई आप अपील में क्यों जा रहे हो, उसके पीछे के ग्राउंड क्या है, उसके पीछे के बेसिस क्या है। जैसे आपको लगता है कि अरे केरला हाईकोर्ट ने बोला था वो खर्चा अलाउ होना चाहिए बट हमारे केस में डिसअलाउड हुआ है, तो केरला हाईकोर्ट का जो आप रेफरेंस दे रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड योर ग्राउंड्स ऑफ अपील। या फिर आपको लगता है कि ये एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आप बोलते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कौन से बेसिस पे बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड्स ऑफ अपील। एंड गाइस उसके साथ साथ में आपको अपील फाइलिंग फीस भी पे करनी पड़ती है। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर अपील फाइलिंग फीस है वो कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं अपील फाइलिंग फीस कितना होता है कि जब भी आप जेसी अपील या सीआईटी अपील में जा रहे हो तो आपकी अपीलिंग फाइलिंग फीस कितनी होती है। अगर मान लो आपका असेस्ड इनकम है वो अप टू 1 लाख रुपीज है तो आपको 250 रुपीज फीस पे करना है। असेस्ड इनकम इज मोर देन 1 लाख अप टू 2 लाख है तो आपको 500 पे करना है, और असेस्ड इनकम मोर देन 2 लाख है तो आपको 1000 रुपीज का फीस लगेगा। लेकिन अगर मान लो आपका कोई अपील है, वो अपील आपका किसी अदर रिलेटेड है, मतलब असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है, असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है, जैसे मान लो आप पे कुछ पेनल्टी लगाई उससे रिलेटेड अपील है, या आपको इनकम टैक्स में असेस कर दिया और आप बोलते हो मेरे को इनकम टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, तो उससे रिलेटेड अपील है, तो आपको 250 रुपीज का फीस है वो देना पड़ेगा। तो देखो जब भी आप जेसी अपील या सीआईटी अपील में जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आपको फॉर्म नंबर 35 फिल करना है। उसके साथ साथ में 2 सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड वन इज द ग्राउंड्स ऑफ अपील, वो आपको लगाना है। उसके साथ साथ में जिस ऑर्डर या इंटीमेशन के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हो उसका कॉपी आपको लगाना है और आपको फीस पे करके जाना है। फीस कितना लगेगा, अगर आपका असेस्ड इनकम अप टू 1 लाख रुपीस है तो 250 रुपीस, 1 लाख से ज्यादा है अप टू 2 लाख है तो 500 रुपीस, और गाइस अगर 2 लाख से ज्यादा है तो 1000 रुपीस का फीस लगेगा। और अगर एनी अदर केस से रिलेटेड कोई अपील है तो उसमें 250 रुपीस का आपको फीस है उतना पे करना पड़ेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, यहां पे कि सर जब भी हम सीआईटी अपील में जाएंगे या जेसी अपील में जाएंगे तो अपील कितने दिन में जाना पड़ता है, कोई टाइम लिमिट होता है? राइट आंसर इज यस, टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट क्या है पता है तुमको, कि जब भी आप सीआईटी अपील या जेसी अपील में जाओगे तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो वो ऑर्डर नहीं, आपको जब डिमांड नोटिस मिलेगा, मतलब अगर डिमांड निकाली है तो आपको डिमांड नोटिस मिलता है अंडर सेक्शन 156 का, और इंटीमेशन आती है तो इंटीमेशन डीम टू बी डिमांड नोटिस माना जाता है। तो जब आपको वो डिमांड नोटिस आया ना, वो डिमांड नोटिस रिसीव्ड हुआ, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि अगर मान लो डिमांड का केस ही नहीं है तो डिमांड का केस नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जब भी इंटीमेशन आई या ऑर्डर रिसीव हुआ, उस ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ती है। तो अपील फाइलिंग का टाइम लिमिट क्या रहता है कि डिमांड नोटिस मिला उसके 30 डेज, एंड अगर मान लो डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो आपको जो भी ऑर्डर या इंटीमेशन आया उसके 30 डेज के अंदर अंदर है वो आपको अपील फाइल करनी पड़ती है। अब एक और चीज समझना, सर जेसी अपील या सीआईटी अपील है वो अपना ऑर्डर कितने टाइम में पास करेंगे,
तो गाइज यहां पे जेसी अपील या सीआईटी अपील है, वो अपना ऑर्डर पास करेंगे विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड, विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड, और ट्रांसफर का मतलब अगर जेसी अपील से सीआईटी अपील या सीआईटी अपील से जेसी अपील को ट्रांसफर हुआ तो उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर। बट गाइज वहां पे लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब होता है ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है, ये बाइंडिंग टाइम लिमिट नहीं है। बहुत बार आप देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में सीआईटी अपील में या जेसी अपील में हियरिंग ही बहुत बार तो 1 साल बाद मिलती है। तो भाई साहब जिस ईयर में आपने अपील फाइल की उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर जो है, 1 साल के अंदर अंदर है वो अपना डिसीजन दे देंगे। बट यहां पे ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है, बाइंडिंग टाइम लिमिट नहीं है। अब यहां पे एक और चीज समझना, जब भी गाइस जेसी अपील या सीआईटी अपील में आप जाओगे ना, तो जितना आपने रिटर्न में इनकम बताया था एटलीस्ट उस पर आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, हमने जो रिटर्न फाइल किया था, जैसे रिटर्न में इनकम बताया था, जब हमने रिटर्न फाइल किया था आरओआई, तो रिटर्न में हमने हमारा इनकम 50 लाख रुपए बताया था, तो सर उस पर तो टैक्स भरा ही होगा ना। नहीं, ऐसा बहुत बार लोग क्या करते हैं पता है, रिटर्न फाइल कर देते हैं चालान नंबर 1 डाल के और रिटर्न अपलोड कर दिया और टैक्स भरा ही नहीं। तो जब सीआईटी अपील या जीएससी अपील में जाओगे ना, फर्स्ट लेवल की अपील में, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको ध्यान देना, वहां पे वो ये इंश्योर करेंगे कि आपने जो रिटर्न फाइल किया था उस पे जो टैक्स आता है एटलीस्ट वो तो भर के आओ, तभी अपील आपकी एंटरटेन होगी। एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो वो आपको बोल सकते कि जितना आपका एडवांस टैक्स बनता था, जितना आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनता है उतना आप एटलीस्ट टैक्स भर के आओ, तब आपकी अपील है वो एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन ये एडवांस टैक्स वाले पॉइंट में आपको रिलीफ दे सकते हैं और वो ऐसा बोल सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपकी अपील है वो एडमिट की जा सकती है करके। चलिए ये तो हो गई तुम्हारे फर्स्ट लेवल की अपील, और फर्स्ट लेवल की अपील है उसको अपन बोलते हैं सीआईटी अपील या जेसी अपील। अगर इन लेवल के ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया तो आप जेसी अपील में जाओ, इसने किया या फिर इन लेवल के ऑफिसर ने किया बट विद द अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी, तो आप सीआईटी अपील में जाएंगे। अब सेकंड लेवल की अपील होती है दैट इज द आईटेट अपील। एक चीज ध्यान रखना, आईटेट अपील में कौन जा सकता है, एसएससी भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। तो एसएससी डिपार्टमेंट है वो दोनों जा सकते हैं, दैट इज द आईटेट लेवल की अपील में दोनों जा सकते हैं। अब एक और चीज समझना, जब आप जेसी अपील में जाते हो या सीआईटी अपील में आ जाते हो तो उसमें नॉर्मली एक ही पर्सन रहता है जो आपको डिसीजन देता है, बट आजकल तो ऑनलाइन होती है करके, ठीक है। लेकिन जब आप आईटेट में जाते हो ना, तो आईटेट में बेंचेस लगेगी। आईटेट में बेंचेस होती है, बेंचेस का मतलब होता है पैनल ऑफ द जजेस। जब एक से ज्यादा जज होते हैं उसको बोला जाता है बेंचेस। लेकिन एक चीज समझना, हमेशा क्या आईटेट में सर बेंच लगेगी, आंसर इज यस। और उसमें नॉर्मली 2 मेंबर होते हैं जिसको अपन डिविजनल बेंच बोलते हैं, और 2 मेंबर में हमेशा ध्यान रखना है, एक नॉर्मली होता है अकाउंटेंट मेंबर और एक होता है जुडिशियल मेंबर। और अकाउंटेंट मेंबर में आपका प्रबल चांसेस है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा। जो जज रहता है आईटेट में, जो अकाउंटेंट मेंबर रहेगा उसमें आपकी मेजोरिटी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा एज अकाउंटेंट मेंबर, और एक होता है जुडिशियल मेंबर जो लॉ की साइड से रहता है। लॉ की साइड मतलब जो एडवोकेट है या जिन्होंने मतलब लॉ की डिग्री कर रखी है उनको आईटेट में मेंबर बनाते हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर ईयर का प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेता है तब उसको आईटेट का जज वगैरह बनाते हैं। तो जजेस में नॉर्मली 2 जज रहेंगे और जिसको बोला जाता है डिवीजन बेंच करके, ठीक है, जिसमें 2 मेंबर का बेंच रहेगा। लेकिन गाइस अगर आपका केस बहुत ही छोटा है और उसमें आपकी जो इनकम है, एसएससी की इनकम है, वो विद इन द लिमिट ऑफ द 50 लाख है, तो हो सकता है वहां पे आपकी सिंगल मेंबर की जो बेंच है, मतलब जो सिंगल जज है, वो भी डिसीजन दे सकता है। लेकिन गाइस कभी कभी क्या होता है, बहुत ही क्रूशियल मैटर होते हैं ना, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ आईटेट जो रहता है वो क्या करता है, स्पेशल बेंच का गठन करता है, मतलब स्पेशल बेंच बनाते हैं। स्पेशल बेंच किसको बोलते हैं, जहां पे जजेस है वो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 जजेस होते हैं, उसको बोला जाता है स्पेशल बेंच। तो आपने देखा होगा कि ऐसा बहुत बार आता है कि बॉम्बे आईटेट का स्पेशल बेंच का जजमेंट है। स्पेशल बेंच का मतलब जब नंबर ऑफ जजेस 2 से ज्यादा होते हैं, लाइक 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, उसको अपन स्पेशल बेंच बोलते हैं। लेकिन सर एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि जब डिविजनल बेंच है तो किसी भी मैटर पे ऐसा जजमेंट आ सकता है जिसमें एक मेंबर अलग बोल रहा है, दूसरा मेंबर अलग बोल रहा है, मतलब एक जज कुछ और बोल रहा है, दूसरा जज कुछ और बोल रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जब ऐसा होता है ना, तो उस पर्टिकुलर मैटर को प्रेसिडेंट ऑफ आईटेट को रेफर कर दिया जाता है। और वो प्रेसिडेंट ऑफ आईटेट क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ आईटेट है वो मैटर को किसी और इंडिपेंडेंट मेंबर को, इंडिपेंडेंट जज को ट्रांसफर करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट मेंबर जो जजमेंट देगा उसी को मेजोरिटी बेस पे जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा, जजमेंट दे दिया जाएगा।
अब यहाँ पे एक और चीज समझता है सर, क्वेश्चन ये आता है कि आईटेट में सर अपील करने का टाइम लिमिट क्या होता है। तो गाइस आईटेट में अपील करने का टाइम लिमिट होता है 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज रिसीव्ड अगेंस्ट विच यू आर फाइलिंग द अपील। तो जब आपको जेसी अपील का ऑर्डर आया या सीआईटी अपील का ऑर्डर आया या कोई और ऑर्डर आया जिसके अगेंस्ट में आप आईटेट में अपील में जा रहे हो, तो जो ऑर्डर आपको रिसीव्ड होता है ना, उस मंथ के एंड से विद इन द 2 मंथ है वो आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। गाइस यहां पे पहले 60 डेज का टाइम हुआ करता था बिफोर द 1 अक्टूबर 2024, बट वो चेंज हो गया। यहां पे टाइम रहेगा 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच कॉपी ऑफ द ऑर्डर शॉट टू बी अपील्ड अगेन रिसीव्ड। मतलब जो अपील में जा रहे हो, वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहे हो, वो ऑर्डर जब रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 2 महीने के अंदर अंदर आपको आईटेट में अपील फाइल करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे अपील फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो आपको एक तो फॉर्म नंबर 36 है वो फाइल करना है। जैसे सीआईटी अपील, जेसी अपील में फॉर्म नंबर 35 था, यहां पे आपका फॉर्म नंबर 36 है। उसके साथ साथ में 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगेन वही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड्स ऑफ अपील। उसके साथ साथ में जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो उसका कॉपी भी आपको लगाना पड़ता है एंड आपको फीस भी पे करना पड़ता है। अब कितना फीस पे करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग जितने भी क्लाइंट को यही बोलते हैं कि आईटेट में जब आप अपील में जा रहे हो तो 10,000 पे करना पड़ता है फीस, बट ऐसा 10,000 फिक्स नहीं है। यहां पे फीस कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो अगर आपकी असेस्ड इनकम विद इन द लिमिट ऑफ द 1 लाख है तो आपको यहां पे 500 रुपीज का फीस लगेगा। असेस्ड इनकम मोर देन 1 लाख अप टू 2 लाख है तो आपको 1500 का फीस लगेगा। एंड योर असेस्ड इनकम इज मोर देन 2 लाख तो यहां पे आपका 1% ऑफ द असेस्ड इनकम बट मैक्सिमम 10,000 रुपीज का फीस लगेगा। तो असेस्ड इनकम इज मोर देन 2 लाख तो आपको 1% ऑफ द असेस्ड इनकम और मैक्सिमम 10,000 का फीस लगेगा। बट अगर मान लो आपका जो केस है वो असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है, जैसे कोई ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो वो अपील जो है वो आपके असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें आपको 500 रुपीज का फीस लगेगा करिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, आईटेट में सर जब अपन अपील में जाते हैं तो आईटेट अपना जजमेंट कितने टाइम में देता है, तो आईटेट अपना जजमेंट दे देगा विद इन द पीरियड ऑफ द 4 ईयर, within the period of the 4 year from the end of the financial year in which appeal was filed। बट यहां पे भी लिखा हुआ है wherever possible, मतलब आईटेट में अपील फाइल किया उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर, बट यहां पे भी टाइम लिमिट जो आपका है ना वो एडवाइजरी टाइम लिमिट है, यहां पे आपका बाइंडिंग टाइम लिमिट नहीं है, दैट इज द एडवाइजरी टाइम लिमिट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आईटेट अपना जजमेंट है वो 8 साल बाद भी दे सकता है, आंसर इज यस, वो 8 साल बाद भी दे सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आईटेट में जब अपील में जाते हैं तो कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएंगे। तो सबसे पहला तो जेसी अपील या सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, उससे आप या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो तो आईटेट में जाएंगे। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द एओ पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द डीआरपी अंडर सेक्शन 144C। एक गाइस आपको पता है एक 144C असेसमेंट प्रोसीजर में एक सेक्शन होती थी डीआरपी के डायरेक्शन। वो क्या था कि एओ ने ऑर्डर पास किया और एओ को ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ता था 2 केसेस में, एक तो असेसी जो है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उसके इनकम में वेरिएशन हो रहा है, या असेसी कोई और है लेकिन उसका केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था और टीपीओ के ऑर्डर की वजह से अगर कोई वेरिएशन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ता है। और असेसी क्या करता है, ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे अगर असेसी या तो एक्सेप्टेंस देता है या फिर असेसी ऑब्जेक्शन करता है। ऑब्जेक्शन किसको करता है, डीआरपी को करता है, और डीआरपी में आपको पता है 3 सीआईटी का टीम रहता है। तो वो डीआरपी डायरेक्शन देते हैं एओ को और एओ उसके हिसाब से ऑर्डर पास करता है। तो अगर डीआरपी के डायरेक्शन की वजह से कोई ऑर्डर पास हुआ है ना तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको सीधा कहां पे जाना पड़ेगा, आईटेट में जाना पड़ेगा। या फिर एक 263 का रिविजनल ऑर्डर पास हुआ तो 263 के रिविजनल ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप आईटेट में अपील में जाओगे। या फिर गाइज अगर एओ ने ऑर्डर पास किया विद द अप्रूवल ऑफ द सीआईटी पीसीआईटी अंडर सेक्शन 144BA। ये 144BA क्या होता है, अगर आपको याद रहेगा तो गार में वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं, और अगर वो डिसाइड हो जाता है तो उसमें सीआईटी पीसीआईटी के डायरेक्शन से अप्रूवल से एओ ऑर्डर पास करता है। एओ जो ऑर्डर पास करता है वो सीआईटी और पीसीआईटी का अप्रूवल से पास करता है गार के केस में, तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपील में कहां पे जाओगे, सीधा आईटेट में। एंड लास्ट में ये दे रखा है एनी अदर ऑर्डर ऑफ द सीआईटी, सीसीआईटी, डीआईटी, डीजीआईटी, पीसीआईटी, पीसीसीआईटी, पीडीजीआईटी और पीडीजीआईटी। तो गाइस एक बात बताऊं, जो भी बॉसेस के ऑर्डर है, मतलब सीआईटी, पीसीआईटी, डीआईटी, पीडीआईटी, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, डीजीआईटी, पीडीजीआईटी, उनके जो ऑर्डर है उनके अगेंस्ट में आप सीधा कहां जाओगे, आईटेट में। अब आप मुझे बोलोगे सर इनके ऑर्डर कौन से होते हैं, जैसे आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो अप्रूवल था वो कैंसिल कर दिया। अब ट्रस्ट का अप्रूवल कैंसिल कर दिया तो आप कहां पे जाओगे, सीधा आईटेट में जाओगे। या फिर मान लो फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था उसकी रिकॉग्निशन कैंसिल कर दी तो आप कहां पे जाओगे, सीधा कहां जाओगे, आईटेट में जाओगे। अब एक और चीज समझना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, दैट इज द स्टे ऑफ डिमांड। ये स्टे ऑफ डिमांड क्या होता है गाइस, स्टे ऑफ डिमांड क्या होता है पता है तुमको,
कि जैसे ही आपका एओ ने असेसमेंट कंप्लीट किया, जैसे मैं आपको बताऊं, एओ ने असेसमेंट कंप्लीट किया और उस असेसमेंट में कुछ डिमांड निकाल दी, और डिमांड निकाली मान लो 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की डिमांड है। तो डिमांड नोटिस आता है अंडर सेक्शन 156 में, और वो डिमांड नोटिस आपको 30 डेज पे पे करना पड़ता है। अगर आप 30 डेज में पे नहीं करते हो तो पहले तो 31 डे से आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है अंडर सेक्शन 220 का @1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और आपको इतना का इतना पेनल्टी लग सकता है। और फिर रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाती है, जो वसूली भाई है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, आपके घर के बर्तन भी बेच सकता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम उनको रिक्वेस्ट कर देंगे सर प्लीज हम अपील में गए हैं ना, तो हमारी जो रिकवरी है ना उस पे स्टे लगा लो ना, डिमांड पे स्टे लगा दो। स्टे का मतलब होता है रोक लगा दो, कि प्लीज आप डिमांड की वसूली मत करो हमसे करके, ठीक है, और उस पे स्टे लगा दो ना। तो क्या स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? गाइस एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है पता है, कि जब भी आप आगे अपील में गए तो आप या तो एओ से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप प्लीज स्टे दे दो ना, हमारी जो डिमांड है उस पे स्टे दे दो। तो एओ स्टे दे सकता है, राइट आंसर इज यस, एओ स्टे दे सकता है, एओ के पास ये पावर है। या फिर आप सीआईटी अपील से मांग लो। जब आप सीआईटी अपील या जेसी अपील के पास गए हो तो उनको बोल दो ना कि यार प्लीज थोड़ा स्टे दे दो ना, हमको डिमांड जो रिकवरी है उसको थोड़ा स्टे कर दो ना। तो क्या वो भी स्टे दे सकते हैं? आंसर इज यस, ये दोनों ही स्टे दे सकते हैं। बट ये सीबीडीटी का अलग से उसका सर्क्यूलर है, वो अपने बेयर एक्ट में नहीं है। तो मैं बताऊं, अगर एओ है या सीआईटी अपील है, जेसी अपील है, वो स्टे दे सकता है? आंसर इज यस, वो स्टे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना स्टे दे सकते हैं? वो कितना भी स्टे दे सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, वहां सीबीडीटी का एक सर्क्यूलर है, उसमें क्या होता है कि एओ है या फिर जेसी अपील है, सीआईटी अपील है, वो आपको बोलते हैं कि आप 20% तक डिमांड पे कर दो तो हम आपको स्टे दे देंगे, तो वो लोग स्टे दे देते हैं। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि सर क्या आईटेट स्टे दे सकता है या नहीं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर एक बात बताओ, आईटेट स्टे दे सकता है या नहीं? तो राइट आंसर इज, मैं बताऊं, आईटेट के पास भी स्टे देने का पावर है। लेकिन आईटेट जो है वो स्टे कितना दे सकता है? आईटेट स्टे दे सकता है मैक्सिमम 180 डेज का। यहां आईटेट है वो मैक्सिमम 180 डेज का स्टे दे सकता है, उससे ज्यादा का स्टे नहीं दे सकता। और उसमें भी कंडीशन है कि आपको अपनी डिमांड का एटलीस्ट 20% पे करना पड़ेगा। आपकी डिमांड का एटलीस्ट 20% पे करना पड़ेगा, या फिर आपको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी 20% अमाउंट की, तब आपको आईटेट स्टे दे सकता है 180 डेज के अंदर 180 डेज का स्टे दे सकता है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि क्या आईटेट जो है ट्राइब्यूनल है वो स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है? आंसर इज यस, दे सकता है। बट टाइम पीरियड क्या है? मैक्सिमम 180 डेज का दे सकता है। लेकिन सर 180 डेज का तभी देगा जब आपने 20% ऑफ द डिमांड पे करना पड़ेगा या उतने अमाउंट का सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अब यहां पे ये हुआ कि 180 डेज के अंदर अगर अपील रिजॉल्व नहीं हुई तो, क्योंकि आईटेट ने स्टे दिया 180 डेज का और 180 डेज में अपील रिजॉल्व नहीं हुई, तो क्या उसको एक्सटेंशन कर सकता है आईटेट? आंसर इज यस, एक्सटेंशन दे सकता है। बट एक्सटेंशन तभी दे सकता है जिसमें एसएससी की गलती नहीं हो, means there is no fault on the part of the assessee, then 180 days का स्टे can be extended also। बट सर एक बात बताऊं मैं, यहां पे आपको मैक्सिमम स्टे कितना मिल सकता है पता है? 365 डेज, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। आपको जो मैक्सिमम स्टे मिलेगा वो 365 डेज का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। मतलब ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड दोनों मिला के मैक्सिमम 365 डेज का स्टे मिल सकता है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? 180 डेज के बाद एक्सटेंशन तभी मिल सकता है जब एसएससी की गलती नहीं है। बट आप मुझे बोलोगे एसएससी की गलती कैसे हो सकती है? जैसे मान लो आईटेट में हियरिंग थी, हियरिंग में एसएससी गया ही नहीं, तो इसमें गलती किसकी है? एसएससी की गलती है, तो बेटा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बट अगर मान लो एसएससी की गलती नहीं है तो वहां पे एक्सटेंशन मिल सकता है, बट टोटल आपका स्टे पीरियड है वो कभी भी 365 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान देना। हुआ क्या, 365 डेज में भी अगर वो केस रिजॉल्व नहीं हुआ और एसएससी की कोई गलती नहीं है, तो क्या 365 डेज के बाद वो स्टे ऑटोमेटिकली वैकेटेड हो जाएगा? मतलब 365 डेज के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, या वैकेटेड नहीं होगा और आपका स्टे कंटिन्यू होगा अगर एसएससी की गलती नहीं है तो? गाइस इसमें लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 365 डेज इफ लाइक case is not resolved then stay will be vacated and assessee have to pay the tax। लेकिन इसी को लेके भाई इसमें हुआ क्या, एक बार कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में हियरिंग आई नहीं रही थी, कोर्ट बंद पड़ी थी, आईटेट बंद थी, तो हियरिंग हो ही नहीं रही थी। और जब हियरिंग हो नहीं रही थी तो उस पर्टिकुलर केस में बेचारा कैसे रिजॉल्व हो, उसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है।
तो क्या 365 डेज के बाद में स्टे ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा? राइट आंसर इज नो, नहीं होगा। और ऐसा कंफर्म किया एक सुप्रीम कोर्ट के केस ने जिसका नाम है पेप्सी फूड्स लिमिटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लो है, ध्यान देना। पेप्सी फूड्स लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि यहां पे एसएससी को पनिश नहीं किया जा सकता। भाई 365 डेज में केस रिजॉल्व नहीं हुआ और उसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है, तो यू कैन नॉट पनिश द एसएससी। एंड गाइस यहां पे आपका स्टे है वो एक्सटेंड हो जाएगा। राइट आंसर इज यस, इवन आफ्टर 365 डेज है वो स्टे मिल सकता है। राइट आंसर इज यस, मिल सकता है। अब एक और पॉइंट समझना गाइस, यहां पे एक पॉइंट आता है, दैट इज द पॉइंट नंबर 7 इज रिलेटेड टू द मोको। मोको का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ द क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की, तो आप उसके अगेंस्ट में क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं आईटेट में, या फिर आपने अपील फाइल की तो डिपार्टमेंट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। क्रॉस ऑब्जेक्शन है ना, वो फॉर्म नंबर 36A में फाइल होता है और वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ता है जब आपको अपील का नोटिस आता है। तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल डिपार्टमेंट आईटेट में चला गया, तो डिपार्टमेंट आईटेट में चला गया तो आईटेट आपको एक नोटिस भेजा गया कि आपके खिलाफ अपील आई है। तो आपको जब आईटेट नोटिस भेजेगा, वो नोटिस आपको जैसे ही रिसीव होता है, आप चाहे तो 30 डेज के अंदर अंदर मोको फाइल कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन बेसिकली क्या होता है पता है? आप ये बोल रहे हो कि उनकी अपील सही नहीं है, उनकी अपील में कुछ डिफेक्ट है, उनकी अपील जो है वो टाइम पास वाली है करके, ठीक है, उनकी अपील जो है फालतू अपील है, तो वो आपको जो भी रोना है वो आप एक काम करो कि रो लो। किसमें रोगे? मोको में। और मोको के लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं लगता है, तो मोको फाइल कर सकते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। चलिए अब मैं गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील, सीआईटी अपील एंड आईटेट। तो गाइस एक बात बताओ, जेसी अपील एंड सीआईटी अपील, इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट लेवल की अपील, दैट इज द फर्स्ट लेवल की अपील। एंड गाइस आईटेट इज द सेकंड लेवल की अपील। तो देखो इनमें और इनमें क्या फर्क है? तो जेसी अपील, सीआईटी अपील इज अ फर्स्ट लेवल अपील एंड आईटेट इज बेसिकली योर सेकंड लेवल का अपील करके, ठीक है। देखो इनके पावर में क्या फर्क है, अपन वो बात कर रहे हैं कि इनके पावर में क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर एक बात बताओ, क्या ये असेसमेंट को एनहांस कर सकते हैं क्या? असेसमेंट को एनहांस करने का मतलब क्या होता है कि गाइस जैसे मान लो आपने रिटर्न फाइल किया था, रिटर्न में इनकम बताई थी 10 लाख, एओ ने आपका असेसमेंट किया, एओ ने आपकी इनकम कर दी 25 लाख। क्या सर जेसी अपील या सीआईटी अपील में गए, हम खुश नहीं थे 25 लाख से, तो जेसी अपील या सीआईटी अपील ये 25 लाख से हमारी इनकम को क्या 30 लाख कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, ये कर सकते हैं, लेकिन आईटेट नहीं कर सकता। आईटेट है वो भगवान का दर है, ये आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। तो देखो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये अपने असेसमेंट को एनहांस कर सकते हैं? तो जेसी अपील और सीआईटी अपील है वो एनहांस कर सकते हैं, बट आईटेट है वो एनहांस नहीं कर सकता। सर क्या ये असेसमेंट को कंफर्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इनकम? राइट आंसर इज यस, ये कंफर्म एंड रिड्यूस है, ये दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो असेसमेंट एओ ने पहले किया था क्या ये कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, दोनों ही कैंसिल कर सकते हैं। मतलब जेसी अपील, सीआईटी अपील एज वेल एज द आईटेट है वो कैंसिल कर सकते हैं। जो असेसमेंट किया था मतलब क्या गंदा किया है, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन सर क्या ये कैंसिल करके एंड रेफर बैक टू द एओ फॉर द फ्रेश असेसमेंट, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब कैंसिल किया और वापस एओ को बोला कि तू है ना वापस से असेसमेंट करके लेके आ, तूने सही नहीं किया था, वापस से असेसमेंट कर, क्या ऐसा बोल सकते हैं? गाइस मैं बताऊं, जेसी अपील और सीआईटी अपील ऐसा नहीं बोल सकते। ये असेसमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, बट फिर इनको खुद को ही असेसमेंट करना पड़ेगा। ये रेफर बैक टू द एओ नहीं कर सकते फॉर द फ्रेश असेसमेंट, बट गाइस आईटेट ऐसा कर सकता है। लेकिन इसमें है ना जेसी अपील और सीआईटी अपील नहीं कर सकते, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर पहले एओ ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया था अंडर सेक्शन 144, एओ ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया था अंडर सेक्शन 144, तो सीआईटी अपील के पास यह पावर है कि उसको कैंसिल करके और एओ को वापस से बोल सकता है फॉर द फ्रेश असेसमेंट। तो मैंने क्या बोला कि देखो जेसी अपील एंड सीआईटी अपील है ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, बट रेफर बैक टू एओ नहीं कर सकते। बट सीआईटी अपील एक केस में रेफर बैक टू एओ कर सकता है, जब सीआईटी अपील को लगता है कि यहां पे एओ ने असेसमेंट किया था वो 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया था, एक्स पार्टी असेसमेंट किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में ये सीआईटी अपील है वो उसको रेफर बैक टू एओ कर सकता है। राइट आंसर इज यस, वो कर सकता है। अब एक और चीज समझना, क्या ये डीले को
डीले को अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो अपील फाइल करना पड़ता है वो विद इन 30 डेज करना पड़ता है और आईटेट में 2 मंथ में करना रहता है। तो सर अगर मान लो आपने डीले किया तो वहां पे कंडोनेशन ऑफ डीले मिल सकता है। राइट आंसर इज यस, ये दोनों के पास पावर है, ये दोनों ही आपके डीले को अलाउ कर सकते हैं। क्या ये चाहे तो फर्दर इंक्वायरीज कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, ये दोनों फर्दर इंक्वायरीज कर सकते हैं। अगर इनको लगता है आपके रिलेटेड और कुछ इंक्वायरी करनी है तो ये फर्दर इंक्वायरीज कर सकते हैं। आंसर इज यस। क्या ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कर सकते हैं या नहीं? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का मतलब होता है कि इन्होंने जो ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर में अगर कोई मिस्टेक हो गया और वो मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि मिस्टेक है, इसमें कुछ गलत है, तो क्या वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, कर सकते हैं। गाइस एक चीज समझना, ये जो जेसी अपील और सीआईटी अपील है ना, ये तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में ही आते हैं। तो जो जेसी अपील और सीआईटी अपील है ये तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में ही आते हैं, तो ये लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154 में। कौन सी सेक्शन में? 154 में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक बात बताओ, ये आईटेट है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, इसके लिए अलग सेक्शन होती है 254, ये 254 में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक बात समझना, ये जेसी अपील एंड सीआईटी अपील है, ये तो आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी है, ये रेक्टिफिकेशन 154 में कर सकते हैं। एंड गाइस 154 में टाइम लिमिट क्या होता है? 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वाज पास्ड। तो यहां तो 4 साल का टाइम लिमिट है, लेकिन आईटेट 254 में रेक्टिफिकेशन कर सकता है और रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट रहेगा दैट इज द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड। मतलब जब आईटेट ने ऑर्डर पास किया उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर जेसी अपील सीआईटी अपील रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, आंसर इज यस अंडर सेक्शन 154। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईटेट अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है इफ देयर इज अ मिस्टेक अपरेंट ऑन रिकॉर्ड। राइट आंसर इज यस, आईटेट रेक्टिफाई कर सकता है, बट यहां पे टाइम लिमिट रहेगा 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वाज पास्ड। तो जब ऑर्डर पास किया था उस मंथ के एंड से बेटा 6 महीने के अंदर अंदर आईटेट है वो रेक्टिफाई कर सकता है। उसके बाद में क्या ये रिव्यू कर सकते हैं या नहीं अपने ऑर्डर को? राइट आंसर इज, मैं बताऊं, दोनों के पास में रिव्यू का पावर नहीं है। रिव्यू का मतलब होता है दैट डीआरएस, जिसको अपन धोनी रिव्यू सिस्टम या डिसीजन रिव्यू सिस्टम बोलते हैं। तो क्या रिव्यू कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज नो। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि पहले मान लो कोई जजमेंट दे दिया और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं था, दूसरा जजमेंट दे देते हैं, तो क्या दूसरा जजमेंट दे सकते हैं? मैं बता दूं, यहां पे जेसी अपील या सीआईटी अपील नहीं दे सकते, एज वेल एज आईटेट भी नहीं दे सकता। इनके पास में रिव्यू का पावर नहीं है। आप बोलोगे इंडिया में रिव्यू का पावर किसके पास है? रिव्यू का पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इंडिया की जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास में रिव्यू का पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, दूसरा रिव्यू दे सकते हैं। जैसे आपको पता रहेगा, जैसे मान लो अपने राम मंदिर का जजमेंट आया था, उसमें भी रिव्यू पिटीशन किसी ने डाली थी और उसको रिव्यू किया, उसके बाद उनको लगा नहीं नहीं ठीक नहीं है, तो वो जजमेंट पहले वाला ही ठीक कर दिया। या फिर आपको पता है एलजीबीटीक्यू वाले जो थे उनके लिए पहले क्या था कि ऐसा बोला था कि लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता, लड़की लड़की से प्यार नहीं कर सकता, इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, बिकॉज वहां पे कुछ पुराना लॉ था। बट वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था कि इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। बट उसके बाद उन्होंने किसी ने रिव्यू पिटीशन डाली, वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालाइज किया और बोला नाउ नाउ इट इज लीगल इन इंडिया। तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू का राइट। तो रिव्यू का राइट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन गाइस एक बात समझना, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन केस ऑफ द मेघालय स्टिल, और मेघालय स्टिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि हाई कोर्ट के पास भी रिव्यू का राइट है। तो हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है। राइट आंसर इज यस, हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है। तो कल उठ के अगर आपसे कोई पूछता है तो रिव्यू का पावर किस किस के पास है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट भी कर सकता है एज पर द केस लॉ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द मेघालय स्टिल। और मेघालय स्टिल के केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि हाई कोर्ट के पास भी इनहेरेंट पावर है रिव्यू का और हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है। उसके बाद में सर, क्या सर ये लोग एडिशनल ग्राउंड्स ले सकते हैं या नहीं? एडिशनल ग्राउंड्स का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, पहले आपने 4 ग्राउंड लिए थे कि ये 4 ग्राउंड के बेसिस पे हमको लगता है हमारा एक्सपेंडिचर अलग होना चाहिए। अब आपके आर्टिकल ने एक और केस लॉ निकाल दिया जो बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप क्या एडिशनल ग्राउंड ले सकते हैं? आंसर इज यस। तो एडिशनल ग्राउंड्स है वो जेसी अपील, सीआईटी अपील एज वेल एज आईटेट, ये सब अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आप क्या एडिशनल एविडेंसेस वहां दे सकते हैं या नहीं? एक बात बताऊं, ये एडिशनल एविडेंसेस है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सर एडिशनल एविडेंसेस दे सकते हैं या नहीं? एडिशनल एविडेंसेस का मतलब होता है कोई एडिशनल सबूत दे सकते हैं या नहीं। एडिशनल एविडेंसेस या एडिशनल सबूत, इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपने कोई सबूत दिए थे, एविडेंस दिए थे, वो दिए थे कहां? एओ के सामने असेसमेंट में।
बट वहां तो नहीं दिया, सीधा आप जेसी अपील या सीआईटी अपील या आईटेट में देना चाहते हैं, तो क्या ये लोग एडिशनल एविडेंसेस लेंगे या नहीं? मतलब ऐसा सबूत, ऐसा एविडेंस जो पहले आपने नहीं दिया था बट अब आप सीधा अपीलेट अथॉरिटी के सामने दे रहे हैं, तो क्या वो कंसिडर करेंगे या नहीं? तो गाइस एक बात बताओ, यहां जो फर्स्ट लेवल की अपीलेट अथॉरिटी है, दैट इज जेसी अपील और सीआईटी अपील, ये एडिशनल एविडेंसेस लेगी 4 केसेस में। कौन कौन से 4 केसेस पता है? सबसे पहला, आपने दिया था, उसने लिया नहीं। आपने दिया था, उसने लिया नहीं, उसने रिजेक्ट कर लिया। दूसरा, उसने मांगा था बट आपने दिया नहीं ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज। तीसरा, उसने मांगा नहीं था, आप देना चाहते थे बट आप दे नहीं पाए ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज। एंड लास्ट वाला, उसने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उस पर्टिकुलर केस में, ये 4 केसेस में एडिशनल एविडेंसेस है, वो आप जेसी अपील या सीआईटी अपील के सामने दे सकते हैं। मैं एविडेंस की बात कर रहा था, तो एक बात समझना, जेसी अपील और सीआईटी अपील है वो एडिशनल एविडेंसेस है, 4 केसेस में ले सकते हैं। कौन कौन से 4 केसेस? सबसे पहले, असेसी ने दिया था बट उसने लिया नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, एओ ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस द सच एविडेंस। तीसरा, एओ डिमांडेड, एओ ने मांगा था एविडेंस बट आप दे नहीं पाए, कुड नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज। एंड चौथा, एओ ने मांगा नहीं था बट आप देना चाहते थे बिकॉज ये रिलेवेंट था, बट आप दे नहीं पाए ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज। तो ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपका एडिशनल एविडेंसेस है वो जेसी अपील या सीआईटी अपील है वो कंसिडर करेंगे। अब गाइस एक और चीज समझना, आईटेट जो है वो एडिशनल एविडेंसेस सिर्फ 2 केस में कंसिडर कर सकता है, जब आईटेट को लगता है कि यहां इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। जब आईटेट को लगता है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है उन्होंने आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, तो उस पर्टिकुलर केस में ले सकता है। या आईटेट को यह लगता है कि यह एविडेंस या डॉक्यूमेंट बड़ा जरूरी है इस केस को डिसाइड करने के लिए, ये एविडेंस या डॉक्यूमेंट बड़ा जरूरी है इस केस को डिसाइड करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा आईटेट है वो एविडेंस को कंसीडर कर सकता है। आंसर इज यस, तो वो कर सकता है। एक और चीज समझना गाइस, नेक्स्ट इज क्या ये स्टे ऑफ डिमांड दे सकते हैं? राइट आंसर इज यस, ये दोनों ही स्टे ऑफ डिमांड दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो आपको पेप्सी फूड्स वाला वगैरह आईटेट का 180 डेज 365 डेज वो सब याद रखना पड़ेगा। क्या ये लोग अवार्ड कॉस्ट कर सकते हैं? यानी अवार्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि बहुत बार अगर फ्रिवोलियस अपील होती है, फ्रिवोलियस अपील का मतलब होता है फालतू की अपील, जिसका हाथ पैर नहीं है, ऐसी अपील करते हैं, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट द फेक अपील या टाइम पास वाली अपील। तो आगे वाला जो पर्सन रहेगा उसके भी तो खर्चा लग रहा है, उसका भी तो एडवोकेट लग रहा है, सीए लग रहा है, उसका भी तो कॉस्ट लग रहा है, तो आगे वालों को उसका कॉस्ट दिलाना, तो क्या ये लोग कॉस्ट दिला सकते हैं या नहीं? तो देखो, जेसी अपील सीआईटी अपील के पास में ये पावर नहीं है, बट आईटेट के पास ये पावर है कि आईटेट आगे वाले को खर्चा दिलवा सकता है। उसके बाद में क्या ये अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, ये दोनों ही रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर अपील है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, अपील टाइम में नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये रिजेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर अपन फीस की बात करें तो अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है आईटेट में, तो क्या डिपार्टमेंट को फीस पे करनी पड़ेगी? राइट आंसर इज नो, उनको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। एज वेल एज द जब आप मोको फाइल करते हो, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो भी आपको कोई भी फीस फाइल पे करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस, अगर आप स्टे ऑफ डिमांड मांगते हो तो स्टे ऑफ डिमांड के लिए क्या आपको फीस पे करनी पड़ेगी? और स्टे ऑफ डिमांड आपको पता है वो 180 डेज का, 365 डेज, पेप्सी फूड का केस लो, तो वहां पे आपको 500 रुपीज का फीस लगेगा। अगर आप स्टे ऑफ डिमांड मांगते हो तो 500 रुपीज का फीस लगेगा। अब यहाँ पे अगर जब आप अपील हाईकोर्ट में, आईटेट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद आप हाईकोर्ट में जाओगे। हाईकोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और 120 डेज के अंदर अंदर आपको हाईकोर्ट में अपील में जाना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपको आईटेट का ऑर्डर मिला, उसके 120 डेज के अंदर अंदर आप कहां जाएंगे? हाईकोर्ट में। और गाइस एक बात बताऊं, वहां पे जो है ना, जो भी प्रोसीजर है, बाकी सब चीजें हैं, वो सब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से गवर्न होता है। अभी ये लॉ का नाम चेंज हो गया है, बट पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हुआ करता था। उसके बाद में हाईकोर्ट के पास में क्या रिव्यू का पावर है? आंसर इज यस। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उससे हाईकोर्ट के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? राइट आंसर इज यस, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम लिमिट है वो 90 डेज रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास में रिव्यू का पावर है। आंसर इज यस। और वहां पे भी जितने भी फॉर्म वगैरह है वो आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से गवर्न होते हैं। तो ये तुम्हारा अपील का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलो, अपील के पार्ट में कुछ केस लॉज है, वो अपन केस लॉज थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी। तो केस लॉज की अगर अपन बात करेंगे तो पहला केस लॉ है, दैट इज द पृथ्वी ब्रोकर एंड शेयर होल्डर 2012 बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमारा कोई एडिशनल क्लेम था, वो हमने पहले रिटर्न में नहीं लिया,
जैसे कुछ डिडक्शन क्लेम लेना रह गया था, क्या हम सीधा अपीलेट अथॉरिटी के सामने ले सकते हैं या नहीं? आपको पता रहेगा, मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो असेसमेंट करते टाइम एओ के सामने एडिशनल क्लेम है वो आप ले सकते हैं ओनली विद द रिवाइज रिटर्न। आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आप ऐसे प्लेन पेपर पे वगैरह लिख के नहीं दे सकते। एज वेल एज एओ विल नॉट एंटरटेन योर एडिशनल क्लेम एक्सेप्ट इफ देयर इज अ रिवाइज रिटर्न। बट क्वेश्चन यहां पे आता है कि अपीलेट अथॉरिटी के सामने आप क्या एडिशनल क्लेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? राइट आंसर इज यस, आप ले सकते हैं। तो यहाँ अपीलेट अथॉरिटी का मतलब होता है जो आईटेट वगैरह है उनके सामने, सीआईटी अपील के सामने आप एडिशनल क्लेम ले सकते हैं। राइट आंसर इज यस, ले सकते हैं एज कंफर्म बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके बाद गाइस एक और डाउट ये बोलता है, एक और क्वेश्चन ये है, दैट इज द रीता सभापति 2019 एंड मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्वेश्चन ये आया इसमें, ये हुआ क्या कि लाइक एक दिन हियरिंग था और हियरिंग में एसएससी गया ही नहीं। तो हियरिंग में एसएससी नहीं गया तो आईटेट ने क्या किया, विदाउट गोइंग इनटू द मैटर्स, मतलब जो मेरिट्स में देखे बिना ही उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया अगेंस्ट द एसएससी। तो क्या ये सही है या सही नहीं है? राइट आंसर इज, या मद्रास हाईकोर्ट बोलती है कि ये सही नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट बोलती है आईटेट कैन नॉट डिसमिस द अपील विदाउट डिसाइडिंग द केस ऑन इट्स मेरिट। अगर एसएससी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, आप उसके मेरिट तो देखिए, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स तो देखिए, आप उसको पूरा एनालाइज करिए और उसके बाद में आप जजमेंट दीजिए ना। इट इज नॉट लाइक विदाउट डिसाइडिंग द केस ऑन मेरिट solely on the grounds that the SSC has not appeared on the appointed date of the hearing. ITET should not shrink its responsibility to decide a case on its merit, and cryptic order not touching the merit of the case would not give rise to the substantial question of law for the consideration by the High Court. अगर मान लो ऐसा कुछ आपने ऑर्डर पास किया जो क्रिप्टिक ऑर्डर है, तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पे आप हाई कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते ना। हाई कोर्ट में तब आप जा सकते हैं व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो इन सिंपल वर्ड यहाँ मद्रास हाई कोर्ट ये बोलती है कि आईटेट जो है वो विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट, अगर वो वहां पे केस को डिसमिस नहीं कर सकते, they have to analyze the case and on the basis of that they have to give the decision on the basis of merit. उसके बाद में नेक्स्ट केस लॉ है, दैट इज द अर्नेस्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड एज वेल एज द लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईटेट के पास में रिव्यू का पावर है या नहीं? राइट आंसर इज नो, आईटेट के पास में रिव्यू का पावर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिव्यू का पावर जो है वो आईटेट के पास में नहीं है, लेकिन आईटेट क्या रेक्टिफिकेशन कर सकता है? राइट आंसर इज यस। इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड तो आईटेट रेक्टिफिकेशन कर सकता है, बट आईटेट है वो रिव्यू नहीं कर सकता। रिव्यू का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है एज वेल एज द हाई कोर्ट के पास है, एज पर द केस लॉ ऑफ द मेघालय स्टील करके। ठीक है, चलिए उसके बाद मेघालय स्टील का केस लॉ यही बोलता है कि क्या हाई कोर्ट के पास में रिव्यू का पावर है या नहीं? राइट आंसर इज यस, हाई कोर्ट के पास में इनहेरिटेड पावर है रिव्यू का, और हाई कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। आंसर इज यस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन केस ऑफ द मेघालय स्टील लिमिटेड। अब एक और चीज समझना, हाई कोर्ट जो है ना वो रिव्यू क्या छोटे छोटे केसेस में कर लेगा? छोटे छोटे इश्यूज है या छोटे छोटे पॉइंट आपने उठाया, क्या वो रिव्यू करने बैठ जाएगा? आंसर इज नो। हाई कोर्ट रिव्यू कब करेगा उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया एक और केस लॉ में, दैट इज सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स के केस में। और यहां सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑर्डर वेयर ग्राउंड रिव्यू के क्या क्या है। पहला, डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू और इंपॉर्टेंट मैटर विच evidence which after the exercise of the due diligence was not with the knowledge of the petitioner and could not be produced by the him। तो गाइज यहां हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है एज पर द केस लॉ ऑफ द मेघालय स्टील, बट हाई कोर्ट रिव्यू कब करेगी? जब कुछ ऐसा न्यू या इंटरेस्टिंग एविडेंस आ गया जो पहले ड्यू डिलिजेंस को फॉलो किया था तो भी नहीं आया था, बट ऐसा कुछ न्यू और इंपॉर्टेंट मैटर मिल गया, एविडेंस मिल गया करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में रिव्यू हो सकता है। या दूसरा, इफ देयर इज अ मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, सो इफ देयर इज अ मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड तो रिव्यू हो सकता है, और एनी अदर द सफिशिएंट रीजन है तो रिव्यू हो सकता है। लेकिन रिव्यू कब नहीं हो सकता? इफ देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द ओल्ड और ओवररूल्ड आर्ग्यूमेंट, अगेन एंड अगेन यू आर आर्ग्यूइंग ऑन द सेम पार्ट, सो ओल्ड एंड ओवररूल्ड आर्ग्यूमेंट है तो उस बेसिस पे रिव्यू नहीं हो सकता। और इफ देयर इज अ माइनर मिस्टेक है जिससे इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट, इसका मतलब होता है कि उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, और उस पर्टिकुलर केस में वो रिव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद एक और केस लॉ है, दैट इज ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। क्वेश्चन ये आता है कि सर कभी भी जब आप हाई कोर्ट में जाते हो ना और सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं पता है? जैसे ही उनके पास में अपील जाती है वो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं
दे फ्रेम द क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करेंगे और उसी क्वेश्चन पे अपना जजमेंट देंगे। इस केस में क्या हुआ था पता है, ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के केस में वहां पे हाईकोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया, और हाईकोर्ट ने बिना क्वेश्चन को फ्रेम किए जो एसएससी ने पॉइंट रखे थे उसी के बेसिस पे जजमेंट दे दिया। तो क्या हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। High Court has to decide the case only on the based on the substantial question of law, and that substantial question of law has to be framed by the High Court. फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही भैया जो है वो जजमेंट दे सकते हैं करके। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और पॉइंट ये है, एक और केस लॉ दैट इज रिलेटेड टू द स्पिनाकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब एक बात समझना, आपको पता है जब भी आप हाई कोर्ट में अपील में जाते हो तो टाइम होता है 120 डेज के अंदर अंदर जाना पड़ता है। तो आईटेट का ऑर्डर आया, उसके बाद 120 डेज के अंदर अंदर आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। इस एसएससी ने क्या किया, 120 डेज में गया ही नहीं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में गया मान लो आफ्टर 4 मंथ, और वहां पे 4-5 मंथ गया, और वहां पे जाके ये बोल रहा है 4-5-6 मंथ गया करके। ठीक है, मींस वो टाइम 120 डेज का चला गया। और रीजन क्या दे रहा है कि क्यों अपील लेट फाइल की? क्योंकि यहां पे एसएससी ये बोलता है कि हमारा आईटेट के पास में एक रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन पेंडिंग था। अरे आईटेट के पास में तेरा रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन पेंडिंग था, तो उस वजह से आपने हाई कोर्ट में अपील ही लेट फाइल की, क्या ऐसा कर सकते हो? आंसर इज नो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यार, तुम्हारा अगर मान लो कोई अल्टरनेट रेमेडीज वहां पे कुछ अवेलेबल था दैट इज रेक्टिफिकेशन का, तो रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन पेंडिंग था, तो आप हाई कोर्ट की अपील में ऐसा लिख लेते, मेंशन कर लेते। तो जब हाईकोर्ट में आपने अपील किया था तो आप मेंशन कर लेते ना, आप उसमें बोल देते कि भाई हमारा एक आईटेट में रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है, दैट्स इट। आप इतना लेट एप्लीकेशन कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर केस में ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है टू फाइलिंग द लेट एप्लीकेशन, और उनकी जो एप्लीकेशन है उसको उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया गया। डन। उसके बाद गाइस एक और केस लॉ है दैट इज द रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड एंड रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये केस लॉ ये बोलता है कि क्या सर कभी भी जो आईटेट है अंडर सेक्शन 254(2), क्या पुराना जो ऑर्डर आईटेट ने पास किया था उसको पूरे को कैंसिल करके और वापस से उसका ऑर्डर पास कर सकता है? तो ये तो रिव्यू हो गया ना, रिव्यू नहीं कर सकता। रिव्यू का पावर आईटेट के पास नहीं है, आईटेट के पास सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का पावर है। अगर कोई रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब जो पुराना ऑर्डर पास हुआ था उसमें कोई मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है, यहां पे कोई रिव्यू का पावर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द सैपलेब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो आईटेट इज अ लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अब गाइस हुआ क्या कि सर अगर मान लो आईटेट ने आर्म लेंथ प्राइस सही से नहीं निकाली, जो आर्म लेंथ प्राइस निकालनी होती है ट्रांसफर प्राइसिंग में, वो आर्म लेंथ प्राइस सही से नहीं निकाली, कंपैरेटिविटी एनालिसिस करना पड़ता है, वो सही से नहीं किया। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या हाई कोर्ट ये कर सकता है या नहीं? क्योंकि हाई कोर्ट तो फिर फैक्ट पे बात ही नहीं करेगा, वो तो लॉ पे बात करेगा। बट क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है या नहीं? राइट आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कर सकता है। इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, तो उसमें बेटा ये फैक्ट वाला जो कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस एंड ऑल, वो भी हाई कोर्ट कर सकता है। तो देखिए इस केस लॉ में क्या हुआ था, while determining the arm length price, ITET has to follow the guidelines of the transfer pricing section 92 to 92F. If ITET has not determined the arm length price as per the rules of TP, then it is treated as the question of law and High Court can determine the arm length price. High Court can also examine the question of the comparability of the two companies or selection of the filter and examine whether the same is done judicially and on the basis of relevant material evidences or not. High Court can also examine whether the comparable transactions have been taken into consideration properly or not. That is to the extent as whether non-comparable transactions are considered as comparable transaction or not. So in simple word यहाँ पे मैं बता दूं, अगर मान लो आईटेट ने सही से आर्म लेंथ प्राइस नहीं निकाला, जो 92 से लेके 92F की सेक्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग की, वो फॉलो नहीं किया, तो क्या हाई कोर्ट आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है? आंसर इज यस। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा बिकॉज दे हैव नॉट फॉलो द गाइडलाइंस, दे हैव नॉट फॉलो द रूल्स, दे हैव नॉट फॉलो द लाइक यू कैन से दैट द लॉ, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। और यहां पे गाइस जो है वो हाई कोर्ट आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है। राइट आंसर इज यस, हाई कोर्ट आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है। चलिए अब अपन बात करते हैं रिविजन की, कि ये रिविजन क्या होता है। गाइस अगर अपन रिवीजन की बात करें तो यहां पे दो तरीके के रिवीजन होते हैं, वन इज द 263 का रिवीजन और एक होता है 264 का रिवीजन। ठीक है,
तुम्हारा रिवीजन तो चल ही रहा होगा करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 263 264 का रिवीजन क्या है उसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं तो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो गाइस, सबसे पहले 263 के रिवीजन की बात करते हैं कि जैसे आपका एओ है या टीपीओ है। एओ कौन होता है? या तो ज्वाइंट कमिश्नर, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, आईटीओ, या फिर टीपीओ। इन्होंने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो ऑर्डर पास हुआ, उसकी जो फाइल है ना वो इनके बॉसेस मंगा के देखते हैं। बॉसेस में कौन कौन आएगा? सीआईटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी और पीसीसीआईटी, ये हो गए इन लोगों के बॉसेस। अब एक बात समझना, बॉसेस जब वो फाइल देख रहे थे, जो ऑर्डर पास किया उसकी फाइल देख रहे थे, असेसमेंट ऑर्डर की या टीपीओ के ऑर्डर की फाइल देख रहे थे, और फाइल को देखते देखते बॉसेस को पता चला कि यार इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है ना ये ऑर्डर एरोनियस है, एंड साथ साथ में इट इज अ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मींस डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है। एक तो ये ऑर्डर एरोनियस है, मींस ऑर्डर गलत है, और ये हार्मफुल फॉर द डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है। तो गाइज इन बॉसेस के पास है, पावर है कि अंडर सेक्शन 263 वो क्या कर सकते हैं पता है? यहां पे रिविजनल ऑर्डर पास कर सकते हैं। मींस या तो ये खुद वापस पूरा खुद ही चेंज करेंगे, या फिर 263 में ऑर्डर पास करके इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे और रेफर बैक टू द एओ और टीपीओ फॉर द फ्रेश ऑर्डर। वो वैसा कर सकते हैं अंडर सेक्शन 263 में। लेकिन गाइस 263 में जब आपके लिए ये हार्मफुल चीजें कर रहे हैं तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, शोकोज नोटिस भेजेंगे, और शोकोज नोटिस भेज के अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और उसके बाद ये रिविजनल ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन इस रिविजनल ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो गाइस आप अपील में जा सकते हो। बट कहां अपील में जाओगे? सीधा आईटेट में, क्योंकि यहां पे ऑर्डर पास कर रहे हैं वो ये बॉसेस पास कर रहे हैं रिविजनल ऑर्डर। तो इससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सीधा कहां जाओगे? आईटेट में जाओगे। कहां जाओगे? आईटेट में। अब एक बात समझना, मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने जो ऑर्डर पास किया था एओ ने या टीपीओ ने, वो ऑर्डर एरोनियस है। एरोनियस का मतलब होता है वो ऑर्डर गलत है, इट इज कंटेनिंग द मिस्टेक्स एंड ऑल, दैट इज द एरोनियस ऑर्डर। और वो एरोनियस ऑर्डर के बेसिस पे लग रहा है कि भैया इट इज अ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए, डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है, तो उस पर्टिकुलर केस में रिविजनल ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब मान लिया जाएगा इट इज डीम्ड टू बी एरोनियस। मींस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें ये एओ का ऑर्डर या टीपीओ का ऑर्डर है वो डीम्ड टू बी एरोनियस माना जाएगा और बॉसेस है वो रिवीजन कर सकते हैं। कौन से 4 केसेस में? सबसे पहला, ऑर्डर पास बाय द एओ और टीपीओ विदाउट मेकिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन व्हिच शुड हैव बीन मेड। मींस जो वेरिफिकेशन इंक्वायरी करनी थी वो किए बिना ही अगर ऑर्डर पास कर दिया इसने, तो उस पर्टिकुलर केस में वो ऑर्डर डीम्ड टू बी एरोनियस या डीम्ड टू बी आपका डीम्ड टू बी एरोनियस माना जाएगा। दूसरा, ऑर्डर इज पास्ड अलाउइंग एनी रिलीफ विदाउट इंक्वायरी इनटू द क्लेम, मतलब एसएससी ने कुछ क्लेम किया था और उसको रिलीफ दे दी और उस जो क्लेम था उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ इंक्वायरी ही नहीं किया। तीसरा, ऑर्डर हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द order has not been made in accordance with the any order of direction or instruction by the CBDT। मतलब जो CBDT के सर्कुलर है, CBDT का ऑर्डर है, उसको फॉलो ही नहीं किया और AOTPO ने ऑर्डर पास कर दिया। या गाइज, ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द एनी डिसीजन which is harmful for the SSC rendered by the jurisdictional high court or supreme court in case of SSC or any other person। इसका मतलब होता है कि अगर कोई jurisdictional high court या supreme court का जजमेंट था जो SSC के लिए हार्मफुल था और वो जजमेंट को एओ ने फॉलो ही नहीं किया। तो देखो वापस से मैं बता रहा हूं, यहां पे क्या होता है? रिवीजन। रिवीजन कौन करता है? बॉसेस करते हैं। बॉसेस कौन से? सीआईटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी। अगर एओ ने या टीपीओ ने कोई ऑर्डर पास किया है उसकी फाइल मंगाते हैं, फाइल को देखते हैं और फाइल को देखते पता चला कि फाइल जो है वो एरोनियस है, जो यहाँ पे कुछ गलती है एंड इट इज हार्मफुल फॉर एसएससी, तो वहां पे रिविजनल ऑर्डर पास करते हैं अंडर सेक्शन 263। या 4 केसेस में आपका माना जाएगा कि एओ और टीपीओ का ऑर्डर डीम्ड टू बी एरोनियस है। पहला, एओ या टीपीओ ने ऑर्डर पास कर दिया विदाउट मेकिंग द इंक्वायरी, जो उसको वेरिफिकेशन इंक्वायरी करना था वो किए बिना कर दिया। या फिर कुछ क्लेम को अलाउ कर दिया विदाउट इंक्वायरिंग इनटू द क्लेम। या फिर जो सीबीडीटी के कुछ सर्कुलर इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो ही नहीं किया, या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था जो कि एसएससी के लिए हार्मफुल था, वो जजमेंट को फॉलो नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे ये डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा। और जब डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में ये बॉसेस जो है वो उसको रिविजन कर सकते हैं।
अब एक और चीज समझना, सर ये बॉसेस रिवीजन कब तक कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो मान लो एओ को करप्शन देके पैसा खिला के ऑर्डर पास करा दिया था, बट यहां तो बॉसेस है वो रिवीजन कर सकते हैं, वो कब तक कर सकते हैं? तो गाइस यहां पे टाइम लिमिट होती है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास्ड। तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास। तो ये ऑर्डर पास हुआ था, वो कब हुआ था? 19 जुलाई 2025 को। तो ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026 को। तो गाइस यहां पे 2 years का टाइम लिमिट मींस 31 मार्च 2028 तक जो है वो बॉसेस इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये बॉसेस फाइल को देख रहे हैं तो फाइल को देखते टाइम इनको लगा कि यहां पे ये ऑर्डर एरोनियस है, तो सर एक बात बताओ, एरोनियस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट अवेलेबल, बट डॉक्यूमेंट कौन सी डेट के? जिस दिन वो फाइल को चेक कर रहे उस दिन के, या जिस दिन एओ ने ऑर्डर पास किया था उस दिन के डॉक्यूमेंट? राइट आंसर है जिस दिन वो फाइल को चेक कर रहे उस दिन के डॉक्यूमेंट। जिस दिन वो फाइल को चेक कर रहे उस दिन के डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक एसएससी का असेसमेंट चल रहा था, उसके प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यूएशन था और उसके लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर दिया था, बट वैल्यूएशन ऑफिसर का रिपोर्ट ही नहीं आया, लेकिन एओ ने क्या कर दिया? ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर में उसने एक इमेजिनरी फिगर 32 लाख ले लिया फेयर मार्केट वैल्यू। बट ऑर्डर पास करने के बाद, असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद वीओ का रिपोर्ट आया और वीओ के रिपोर्ट में वैल्यू है वो 45 लाख है। अब जब बॉसेस ने जब फाइल को चेक किया तो फाइल चेक किया तो पहला ही देखो वीओ का ऑर्डर है और वीओ के ऑर्डर में लिखा हुआ है 45 लाख। तो क्या ये रिकॉर्ड के बेसिस पे, क्योंकि रिकॉर्ड के बेसिस पे पता चलता है वो ऑर्डर एरोनियस है, तो ही रिवीजन हो सकता है। तो क्या यहां पे रिवीजन हो सकता है? राइट आंसर इज यस, क्योंकि जिस दिन वो फाइल को चेक कर रहा था उस दिन एक वीओ का रिपोर्ट था और उसमें एफएमवी 45 लाख है, जबकि असेसमेंट कंप्लीट किया उसमें एफएमवी 32 लाख लिया है। तो यहां पे आपका जो है वो एरोनियस माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। आंसर इज यस, और यहां पे रिवीजन हो सकता है। राइट आंसर इज यस, यहां पे रिवीजन हो सकता है। मींस गाइस ऑन द रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड के बेसिस पे पता चलता है कि एरोनियस, और रिकॉर्ड मतलब जिस दिन वो फाइल चेक कर रहे हैं बॉसेस उस दिन जो भी रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो सब कंसीडर किया जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर एंड डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर। ये डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर और डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन का मतलब वैसा नहीं जैसा मेरे मम्मी बोलती है डॉक्टर की बीवी डॉक्ट्राइन, वो नहीं करके, ठीक है। अब गाइस हुआ क्या, जैसे मान लो एक एओ है जेसी एसीडीसी आईटीओ, उसने एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया फॉर द असेसमेंट एट 25-26। उसमें 4 मैटर है, मैटर ए, मैटर बी, मैटर सी, मैटर डी। अब एसएससी ने क्या किया, मैटर ए और बी को लेके वो आगे चला गया, या तो जेसी अपील में, सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे मैटर या तो डिसाइड हो गया या मैटर पेंडिंग है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये बॉसेस जब 263 का रिवीजन करते टाइम क्या इस सेम मैटर को छेड़ सकते हैं या नहीं, जो मैटर ऑलरेडी आगे जा चुका है? जो मैटर ऑलरेडी आगे जा चुका है क्या उसको छेड़ सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज नो, इसको तो नहीं छेड़ सकते, बट बाकी मैटर को छेड़ सकते हैं या नहीं? जो आगे अपील में नहीं गया था बट एक ही असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट था, क्या बाकी मैटर को छेड़ सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर मतलब जो पार्ट आपका आगे चला गया है इन द अपील्स करके, ठीक है, जो पार्ट आपका आगे चला गया है इन द अपील, तो उस पार्ट को छोड़ के जो बाकी वाला जो पार्ट है ना, वो बाकी वाले पार्ट को ये छेड़ सकते हैं। राइट आंसर इज यस, बाकी वाले पार्ट को ये छेड़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, तो इसको अपन बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर के भाई एक भी मैटर आगे चला गया तो ये किसी को छेड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है यहां पे। यहां डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर को कंफर्म किया। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर क्या बोलता है पता है कि भैया जो पार्ट आगे चला गया है अपील में वगैरह, ठीक है, उस पार्ट को छोड़ के बाकी वाले पार्ट को ये छेड़ सकते हैं अंडर सेक्शन 263। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। अब एक और चीज समझना गाइस, अगला एक रिवीजन आता है दैट इज रिवीजन अंडर सेक्शन 264। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिवीजन। इसमें क्या हुआ पता है तुमको, जैसे एओ या टीपीओ ने ऑर्डर पास किया और ये ऑर्डर की फाइल मंगाई गई, और फाइल मंगाते मंगाते बॉसेस को पता चला कि अरे यार यहां पे तो ऑर्डर ऐसा पास किया है जो एसएससी को बेचारे को गलत किया, एसएससी के साथ ऑर्डर जो पास हुआ है वो एसएससी के लिए हार्मफुल है। तो ये ओन मोशन का मतलब होता है सुओ मोटो 264 का रिवीजन करके और एसएससी को बेनिफिट दे सकते हैं। तो गाइस जब बॉसेस ने फाइल मंगाई और पता चला रिकॉर्ड के बेसिस पे कि अरे यार यहां तो एसएससी को बेनिफिट होना चाहिए था और एसएससी को बेनिफिट नहीं दिया, तो ये लोग ओन मोशन रिवीजन करके 264 में एसएससी को बेनिफिट दे सकते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत रेयरली होता है करके, ठीक है। दूसरा
या फिर एसएससी के पास जब ऑर्डर आया और एसएससी को लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, तो एसएससी खुद भी इनको एप्लीकेशन कर सकता है रिवीजन के लिए कि सर प्लीज 264 में रिवीजन करिए ना मेरे केस में। तो अगर एसएससी ने अप्लाई किया तो उस पर्टिकुलर केस में भी यहां पे ये बॉसेस रिवीजन कर सकते हैं 264 में। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, 264 का जो ऑर्डर आएगा रिवीजन का, उसके अगेंस्ट में आप कहीं भी अपील में नहीं जा सकते। दैट इज द नॉन अपीलेबल ऑर्डर। ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर है, इसका मतलब आप कहीं भी अपील में नहीं जा सकते, ना तो आप आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी आप नहीं जा सकते। दिस इज द नॉन अपीलेबल ऑर्डर। इसका मतलब यह हुआ कि 264 में कभी भी आपके साथ हार्मफुल नहीं होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। मींस यहां पे दिस बॉसेस आइदर दे विल हेल्प यू और दे विल रिफ्यूज टू हेल्प यू बट नेवर बी द हार्मफुल टू यू। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कभी भी अपील में नहीं जा सकते। अब एक बात समझना, 264 का रिवीजन कब तक हो सकता है? तो गाइस 264 का रिवीजन कब तक हो सकता है? अगर वो ओन मोशन करते हैं, तो जब उन्होंने एओ ने ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर पास किया उसके 1 ईयर के अंदर अंदर ओन मोशन है, वो बॉसेस रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कब तक कर सकते हो पता है? जब आपको ऑर्डर रिसीव्ड हुआ ना, उस रिसीव्ड की डेट से 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, उस ऑर्डर रिसीव्ड की डेट से 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आप रिवीजन कर सकते हो। ऑर्डर रिसीव की डेट से 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बॉसेस ओन मोशन रिवीजन कर रहे हैं तो बेटा ऑर्डर पास की डेट से 1 साल, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन कब तक कर सकते हो? 1 साल, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द ऑर्डर। एंड गाइस आपने अगर एप्लीकेशन किया तो जिस ईयर में वो एप्लीकेशन उनको रिसीव्ड हुआ, उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर ये बॉसेस है वो रिवीजन करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब गाइस एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जब भी एसएससी जो है, एसएससी को एओ का ऑर्डर मिलता है, उस एओ या टीपीओ का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में जब एओ का ऑर्डर मिला तो एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में या तो आप सीआईटी अपील या जेसी अपील में जा सकते हो, या आप 264 में बॉसेस के पास जा सकते हो, बट आप दोनों रेमेडी नहीं ले सकते। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में चले जाओ, या 264 में बॉसेस के पास जाके आप रिवीजन करा लो, बट दोनों चीजें आप नहीं कर सकते, भले वो डिफरेंट मैटर पे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, ये 2 मैटर पे आप अपील में चले गए और ये 2 मैटर पे आप 264 में जा सकते हैं। राइट आंसर इज नो, ये अलाउ नहीं है। यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर को कंफर्म किया है, और डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर का मतलब होता है कि किसी एक मैटर पे भी अगर आप आगे चले गए तो बाकी वाले मैटर पे आप 264 में नहीं जा सकते। अब एक बात बताओ, अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि सर हमको क्या करना चाहिए, एओ का ऑर्डर आया, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करना चाहिए, अपील करना चाहिए या रिवीजन 264 में जाना चाहिए? राइट आंसर ऑब्वियसली आप हमेशा उसको सजेस्ट करते हो कि अपील करो। क्यों अपील करो? क्योंकि अगर मान लो आप जेसी अपील, सीआईटी अपील में हार भी गए तो आप आईटेट में जाओगे, आईटेट में हार गए तो आप हाईकोर्ट में जाओगे, हाईकोर्ट में हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। बट यहां 264 में अगर उसने हेल्प करने से मना कर दिया तो उसके बाद कहीं नहीं जाओगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। इसके लिए हमेशा कहां जाते हैं? अपील में जाते हैं। लेकिन सर ये 264 कब एक्सप्लोर कर सकते हैं पता है? जब आपका अपील का टाइम लिमिट चला गया है। जो जेसी अपील, सीआईटी अपील का टाइम लिमिट चला गया, क्योंकि इसका टाइम लिमिट 30 डेज होता है, वो 30 डेज चला गया। अब 3-4 महीने बाद आपको याद आया, 4 मंथ बाद आपको याद आएगा, अरे यार ये ऑर्डर तो सही नहीं था, अपील करनी चाहिए थी। अपील तो हो नहीं सकती, तो एक काम करो ना, लेट्स गिव ट्राई टू द 264। 264 में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मना कर देगा हेल्प करने से, लेकिन आपके साथ बुरा तो नहीं करेगा ना। तो आप 264 ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसका टाइम लिमिट होता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। सो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव, तो जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ उससे आपका 1 ईयर का टाइम यहां लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। डन। चलिए अब गाइस एक बात बताओ, यहां रिवीजन से रिलेटेड 2 केस लॉ है, तो वो 2 केस लॉ मैं आपको बता देता हूं कि रिवीजन से रिलेटेड आपके 2 केस लॉस कौन कौन से हैं। पहला केस लॉ तो ये बोलता है कि सर, पहला केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द दैट इज फोर्टिलिजा डेवलपर 2015, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। ये केस लॉ ये बोलता है कि व्हेन द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील इज कंप्लीट एंड द अपील इज पेंडिंग बिफोर द आईटेट, क्या ये बॉसेस जो है वो 263 में रिवीजन सेम मैटर पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि पार्शियल मर्जर का सिद्धांत था, सेम मैटर पे नहीं कर सकते, तो सीआईटी पीसीआईटी इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम द इन्वोकिंग सेक्शन 263 फॉर द रिवीजन ऑफ द वेरी सेम मैटर। सेम मैटर पे नहीं कर सकते करके, ठीक है? क्योंकि सेम मैटर जो है वो आगे चला गया, तो सेम मैटर पे 263 नहीं हो सकता, बट डिफरेंट मैटर होता तो उस पर 263 हो सकता है। अब एक और चीज समझना,
एक और केस लॉ है, दैट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का केस लॉ है, दैट इज 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसमें क्या हुआ पता है तुमको? जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 143(3), यहां पे एक ऑर्डर पास हुआ। अब 263 का रिवीजन कब तक हो सकता है? ऑर्डर पास हुआ उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर हो सकता है। अब एक बात समझना, इस ऑर्डर में एक मैटर था, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, यहां पे 147 हुआ उसी साल का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब 147 में एक ऑर्डर पास हुआ। अब एक बात बताओ, 147 में जो ऑर्डर पास हुआ उसी साल का, उस मैटर में अगर कहीं पे भी कुछ रिवीजन करना है तो यहां पे इस ईयर के एंड से 2 इयर्स का टाइम मिलेगा फॉर द 263। लेकिन इसमें हुआ क्या पता है? यहां रिवीजन करना चाहता है बॉसेस, बट मैटर इस वाले ऑर्डर में था, इस वाले ऑर्डर में वो मैटर कुछ कंसिडर हुआ ही नहीं। वो जो मैटर था जिस मैटर पे ये रिवीजन करना चाहते हैं, वो मैटर इस 147 वाले ऑर्डर में टच ही नहीं हुआ, लेकिन इस ऑर्डर में वो था मैटर। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर अब रिवीजन करना चाहते हैं तो 2 इयर्स का टाइम लिमिट कहां से लगेगा? इस ओरिजिनल वाले ऑर्डर से लगेगा या 147 वाले ऑर्डर से लगेगा? राइट आंसर इज ओरिजिनल वाले ऑर्डर से लगेगा। जो ओरिजिनल वाला ऑर्डर था ना, क्योंकि मैटर वो जो था जिस पे रिवीजन करना चाहते हैं वो मैटर इस वाले में था ना, तो भाई साहब जब इस वाले में था तो उस पर्टिकुलर केस में इस ऑर्डर को जब पास किया उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर रिवीजन कर सकते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में गाइस मैं आपको 2 सेक्शन और पढ़ा देता हूं, दैट इज 158A करके और 158AB। ये सेक्शन क्या है? सिंपल सी सेक्शन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए करके, ठीक है। देखो क्या हुआ। सबसे पहले सेक्शन 158A हुआ क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक असेसी है जिसका नाम है कायल, उसके केस में क्या हुआ, असेसमेंट ईयर 2021 का एक मैटर है, एक्सपेंडिचर पी को लेके, जो कि एओ ने डिसअलाउड कर दिया था। एक्सपेंडिचर पी को लेके मैटर है जो एओ ने डिसअलाउड कर दिया था, और कायल जो है वो ऑब्वियसली अपील में गई, और आज की डेट में असेसमेंट ईयर 2021 का केस पेंडिंग है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि पेंडिंग है, समझने की कोशिश करना। एक असेसी है जिसका नाम है कायल, असेसमेंट ईयर 2021 का मैटर है, एक्सपेंडिचर पी को लेके केस है, एओ ने डिसअलाउड किया, कायल अपील में गई, और आज की डेट में वो केस पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, केस पेंडिंग है। अब हुआ क्या, सेम असेसी सेम मैटर अगले साल वापस आया एक्सपेंडिचर पी को लेके, और अगले साल एओ ने डिसअलाउड किया, उसके अगले साल वापस आएगा, उसके अगले साल वापस आएगा। तो हर साल जो है वो एओ तो डिसअलाउड करेगा, और एओ डिसअलाउड करेगा तो कायल को वापस से अपील में जाना पड़ेगा। सीआईटी अपील, जेसी अपील, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वापस वही रेपिटेटिव अपील हो जाएगी ना। तो यहां पे कायल जो है ना वो एओ को रिक्वेस्ट करती है कि सर एक काम करो, जब सेम मैटर है दूसरे साल में, चलो आप जो है ना इस खर्चे को डिसअलाउड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे से वादा करो कि मेरे इस केस का जो जजमेंट आएगा वो आप मेरे इन केसेस में भी अप्लाई कर दोगे। सिर्फ आप मुझसे ये वादा करके लिख के दे दो। तो इसमें अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म नंबर 8 में करके, आपको लिख के आपको अप्लाई करना पड़ता है, और वहां एओ लिख के दे देगा कि चलो कोई बात नहीं, आप आगे अपील में मत जाओ, रेपिटेटिव अपील मत करो, जो इस केस का जजमेंट आएगा ना वो मैं इन ईयर्स पे भी अप्लाई कर दूंगा। लेकिन गाइस एक बात बताओ, वो ऐसा नहीं है कि वो खर्चा अलाउ कर देगा, वो करेगा तो डिसअलाउड ही, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर मान लो इस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सपेंडिचर पी अलाउ होना चाहिए, तो बाबू ये इन सालों में भी वो एक्सपेंडिचर पी क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। बट ये लिखवा के लेना जरूरी है, नहीं लिखवा के लिया और यहां पे अगर डिसअलाउड हो गया है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा आपके पास पावर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफिकेशन 4 ईयर में हो सकता है, और मान लो अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 ईयर्स बाद में आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए लिखवा के लेना जरूरी है। अगर एओ लिख के नहीं देता है तो फिर आप जेसी अपील, सीआईटी अपील में अपील करिए और उनसे बोलिए कि आप लिख के दे दो करके, तो वो लिख के दे देंगे। अगर वो भी लिख के नहीं देते तो आईटेट में जाइए, आईटेट में अपील करिए, आईटेट को बोलिए कि आप लिख के दो, तो अगर ये लिख के दे देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अपील करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेक्शन 158A करके। चलिए उसके बाद में गाइस एक और सेक्शन है 158AB करके, और ये 158AB क्या बोलती है, इसको मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम है मान लो हरीश,
या फिर एक बंदी है जिसका नाम है मिस सानिका। तो हरीश इज अवर एसएससी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हरीश जो है वो हमारा एसएससी है, ठीक है। अभी एसएससी हरीश की बात हो रही है। तो हरीश के केस में या किसी और पर्सन के केस में गाइस, एसएससी या एनी अदर पर्सन के केस में एक आईटेट या हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। आईटेट का जजमेंट आया या हाईकोर्ट का जजमेंट आया, और आईटेट और हाईकोर्ट का जजमेंट था वो एसएससी के फेवर में था। एसएससी जीत गया आईटेट या हाईकोर्ट में, और डिपार्टमेंट कहां जाएगा? डिपार्टमेंट आईटेट के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। डिपार्टमेंट है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो देखो वापस बोल रहा हूं, एसएससी या एनी अदर पर्सन के केस में एक जजमेंट आया, जजमेंट था आईटेट या हाईकोर्ट का जो कि एसएससी के फेवर में था, और बेटा डिपार्टमेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में वो केस अभी पेंडिंग चल रहा है। अब गाइस एक बात समझना, ये एसएससी या किसी और मैटर, किसी और एसएससी के केस में एक मैटर है, उसका केस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो कि आईटेट या हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में, और वो जजमेंट एसएससी के फेवर में था। अब गाइस क्या हुआ, उसी एसएससी या तो एसएससी या फिर अदर पर्सन के केस में हुआ क्या, अब सेम इश्यू पे या तो जॉइंट कमिश्नर अपील का ऑर्डर आया, या सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, या आईटेट का ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर भी एसएससी के फेवर में आया। तो गाइस सेम इश्यू है, सेम इश्यू के केस में एसएससी या एनी अदर पर्सन के केस में क्या हुआ, सेम इश्यू पे अगर जेसी अपील या सीआईटी अपील का ऑर्डर आया या आईटेट का ऑर्डर आया और वो भी एसएससी के फेवर में है, तो डिपार्टमेंट को कहां जाना पड़ेगा? आईटेट में जाना पड़ेगा इन ऑर्डर के अगेंस्ट में, या हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा आईटेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। डिपार्टमेंट एसएससी से रिक्वेस्ट करता है कि देखो ना यार, हम अभी आपके खिलाफ अपील फाइल नहीं करते हैं। अगर आप बोलो तो आपके अगेंस्ट में अभी हम आईटेट या हाईकोर्ट में नहीं जाते। हम आईटेट या हाईकोर्ट में कब जाएंगे? जब ये जजमेंट आ जाएगा। ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सेम इश्यू पे केस पेंडिंग है ना, जब इसका जजमेंट आ जाएगा ना, तब हम लोग हाईकोर्ट या आईटेट में जाएंगे। और अगर आप अप्रूव कर देते हो, बोलते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और ये जो डिसाइड करेगा, ये कोलिजियम ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो डिपार्टमेंट का एक कोलिजियम है, वो डिसाइड करता है कि अभी अपन अपील में नहीं जाएंगे, अपील में अपन तब जाएंगे जब ये जजमेंट आ जाता है। अब गाइस एक बात समझना, हुआ क्या, अगर आपने बोल दिया ठीक है तो कोई बात नहीं, तो आपने अगर लिख के दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप अपील में बाद में जाना जब ये जजमेंट आ जाए। अब गाइस अगर ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसएससी के फेवर में आ गया, तो डिपार्टमेंट जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि ये ऑर्डर ऑलरेडी एसएससी के फेवर में है। लेकिन अगर ये वाला जो जजमेंट है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला, ये अगर एसएससी के अगेंस्ट में आ गया, डिपार्टमेंट के फेवर में आ गया, तो डिपार्टमेंट यहां पे आईटेट या हाईकोर्ट में जाएगा। और वो जाने का टाइम लिमिट क्या है पता है? यहां पे इन्होंने आईटेट में जाना पड़ेगा विद इन द 60 डेज, और हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा विद इन द 120 डेज। यहां पे गाइस देखो, नॉर्मली आईटेट में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट चेंज हो गया है, 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ हो गया, बट यहां पे अभी भी चेंज नहीं हुआ इस सेक्शन में। और इस सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि आईटेट में जाएंगे विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, और हाईकोर्ट में जाएंगे विद इन द 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब इसी के बेसिस पे आप अगर अपनी बुक में जो दे रखा है उसको आप रीड करोगे, आपका काम बन जाएगा। बट अगर एसएससी इसको अग्री नहीं करता है तो फिर अभी का अभी वो अपील में चले जाएंगे। चलिए उसके बाद में गाइस लास्ट सेक्शन ऑफ द अपील एंड रिवीजन, और ये लास्ट वाली जो सेक्शन है वो कौन सी है? लास्ट वाली सेक्शन है 268A करके। और ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि सीबीडीटी के पास पावर है कि सीबीडीटी एक ऐसी मॉनिटरी लिमिट फाइल लाइक मेंशन कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है कि डिपार्टमेंट अपील में तभी जाएगा जब डिपार्टमेंट को टैक्स बेनिफिट पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है। मतलब डिपार्टमेंट को जो फायदा हो रहा है ना, वो फायदा अगर ज्यादा हो रहा है इससे, तो ही डिपार्टमेंट अपील में जाएगा। देखा, तुम तो कभी भी चले जाओगे, तुम और मैं, एसएससी तो गरीब है, वो तो बेचारा 10,000 का फायदा हो रहा है तो भी अपील में चला जाएगा। बट डिपार्टमेंट तभी जाता है जब पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फायदा होने वाला है, नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि उनके एडवोकेट का खर्चा लगेगा, अब पूरा मशीनरी यूज हो रहा है तो बहुत सारा खर्चा आता है ना। तो गाइस डिपार्टमेंट आईटेट अपील में तभी जाता है जब उनका टैक्स इफेक्ट है ना वो 60 लाख से ज्यादा है। मतलब डिपार्टमेंट को जो फायदा होने वाला है वो 60 लाख से ज्यादा होने वाला है, तभी वो आईटेट में जाएंगे। डिपार्टमेंट है वो हाईकोर्ट में तभी जाता है जब 2 करोड़ से ज्यादा का फायदा होने वाला है, और डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट तभी जाता है जब 5 करोड़ से ज्यादा का मैटर है।
तो डिपार्टमेंट को जो फायदा होने वाला है, जो बेनिफिट होने वाला है, वो आईटेट में तभी जाएगा जब 60 लाख से ज्यादा है, हाई कोर्ट में तभी जाएगा जब 2 करोड़ से ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट में तभी जाएगा जब 5 करोड़ से ज्यादा है। अब एक और बात समझना, बहुत बार क्या होता है, डिपार्टमेंट अगर मान लो इस मॉनेटरी लिमिट से किसी एक साल में अपील में नहीं गया आपके अगेंस्ट में, लेकिन दूसरे साल में अपील में चला गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप लास्ट ईयर में तो अपील में नहीं गए थे, इस बार क्यों चले गए, ऐसा नहीं बोल सकते। या फिर मान लो एक एसएससी के केस में अपील में डिपार्टमेंट चला गया सेम मैटर पे, दूसरे एसएससी के केस में नहीं गया, तो दूसरा एसएससी ये नहीं बोल सकता आप है ना उसी के उसके केस में तो लाइक अपील में नहीं गए, मेरे केस में क्यों गए, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर डिपार्टमेंट कभी अपील में नहीं जाता ड्यू टू द मॉनेटरी लिमिट, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिपार्टमेंट मान गया है, डिपार्टमेंट ने जो हमने किया था वो सब डिपार्टमेंट मान गया है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक और चीज समझना, इस टॉपिक के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपील्स एंड रिवीजन आजकल इतना एग्जाम में कवरेज नहीं करता, बट अगर जिस दिन एग्जामिनर ने पूछ लिया उस दिन भैया बाट लग जाएगी करके, ठीक है। तो चलिए मैं इसके क्वेश्चंस है उसके बारे में आपके साथ में कुछ डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको देखने चाहिए। सो अगर क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप एडिशनल क्लेम अपीलेट अथॉरिटी के सामने ले सकते हो या नहीं? राइट आंसर इज यस। अभी अपन ने देखा था पृथ्वी ब्रोकर्स का केस लॉ, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, और बॉम्बे हाईकोर्ट में वहां पे ये बोला था कि यस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एडिशनल क्लेम है, वो एडिशनल क्लेम देखो एओ के सामने तो नहीं ले सकते एक्सेप्ट रिवाइज रिटर्न के थ्रू, बट आप अपीलेट अथॉरिटी के सामने ले सकते हैं। आंसर इज यस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि भाई अगर मान लो आईटेट जो है, आईटेट के जजेस के बीच में कुछ ओपिनियन का डिफरेंस आता है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को केस रेफर होता है और प्रेसिडेंट जो भी बोलेगा उसके बेसिस पे जजमेंट दे दिया जाएगा। क्या हाईकोर्ट के पास में रिव्यू का पावर है? बिल्कुल है, एज पर द केस लॉ ऑफ द मेघालय स्टील करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसके बेसिस पे वो रिव्यू कर सकते हैं। आंसर इज यस, कर सकते हैं। उसके बाद डज द इनकम टैक्स आईटेट हैज द फॉलोइंग पावर? क्या ये आईटेट के पास ये पावर है? कौन कौन से? पहला, power to allow the assessee to urge any ground of appeal which was not raised by him before the CIT appeal. Answer is yes. ITET जो है वो एडिशनल ग्राउंड से वो लेने दे सकता है। आंसर इज यस, दे सकता है, उसमें क्या ही दिक्कत है करके, ठीक है। दूसरा ये है कि पावर टू रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर सोनली फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो गाइस एक बात बताओ, आईटेट सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक ही कर सकता है, वो रिव्यू नहीं कर सकता। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक जो है, अगर कोई भी यहां पे आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है तो एरर है, ओमिशन है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। आंसर इज यस, अंडर सेक्शन 254 उसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है कि क्या रेक्टिफिकेशन आईटेट कर सकता है, कितने टाइम में करेगा? राइट आंसर इज वो 6 महीने के अंदर अंदर करेगा, बट 6 महीने के बाद भी कर सकता है या नहीं करके, ठीक है। 6 महीने के बाद भी कर सकता है या नहीं, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी फाइल बी लेटली आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ऑब्वियसली आप 6 महीने बाद एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, बट अगर ये 6 महीने के बाद भी कर सकता है या नहीं, राइट आंसर इज यस। यहां पे एक केस लॉ का जिक्र किया है और उसके बेसिस पे ये बोला हुआ है, देखिए, ITET is bound to decide the application on merit and not on the ground of limitation, that is order can be passed after expiry of the 6 month from the end of the month in which order sought to be rectified was passed। तो गाइस देखो टाइम लिमिट तो ऐसा दे रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, बट आप एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर अंदर फाइल कर दो तो गाइस वो 6 महीने के बियॉन्ड जाके भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। आंसर इज यस, वो कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ? अगर कोई भी ऐसी चीज है जो लॉ से रिलेटेड है, that is called substantial question of the law, means something is, you can say that crucial, something is very interesting, something is very important, in that particular case that will be treated as your substantial question of the law करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन जो है अगला 268A पे है कि डिपार्टमेंट जो है वो अपील फाइल कर सकता है, बट क्या ऐसा हो सकता है जैसे एक एसएससी के केस में किया, दूसरे के एसएससी के केस में नहीं गया डिपार्टमेंट, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं उसके केस में तो गए थे, मेरे केस में? ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 करके। क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका स्टे ऑफ डिमांड से रिलेटेड है और उसमें ही पेप्सी फूड्स वाला केस लॉ है, उसका जिक्र किया हुआ है। वो 180 डेज, 365 डेज 20% पे करना पड़ेगा और 365 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली वैकेटेड नहीं होगा एज पर द केस लॉ ऑफ द पेप्सी फूड्स लिमिटेड का केस लॉ है करके, ठीक है। उसके बाद ये आपके रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। उसमें यही होता है कि एन असेसी हु हैड been served an order of the assessment under section 143(3) on the 1/1/2026 had filed an application against the order before CIT as per section 264 on the 11/1/2026
However, the CIT refused to entertain the application on the pretext or the premature application. एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, जब AO का ऑर्डर आया तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप CIT अपील JC अपील में जा सकते हो, या CIT के पास जा सकते हो रिवीजन में। तो क्या रिवीजन में आप जा सकते हो, उसमें तो 1 साल का टाइम है ना, लेकिन उसके पहले पहले आपको ये अपना अपील का राइट है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अभी तो 1 मंथ का टाइम ही नहीं हुआ, तो 1 मंथ का टाइम ही नहीं हुआ, 11 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर रहे हो, तो आपको तो भैया यहां पे जब आप रिवीजन के लिए जा रहे हो तो आपको अपील का राइट है वो सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप यहां पे रिवीजन के लिए जा सकते हैं करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में गाइस अगर क्वेश्चन की बात करें, एडिशनल एविडेंसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्या ये एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं। देखो जेसी अपील या सीआईटी अपील वो 4 केसेस में ले सकता है। कौन सा तुमने दिया था उसने लिया नहीं, उसने मांगा तो तुमने दिया नहीं क्योंकि तुम्हारे पास था नहीं, उसने मांगा नहीं था तुमने दिया भी नहीं था, बिकॉज ड्यू टू सफिशिएंट रीजन, एंड वन मोर पॉइंट के बिना अपॉर्चुनिटी दिए आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। तो ये जो है केसेस यहाँ पे आपका एडिशनल एविडेंसेस है वो सीआईटी अपील या जेसी अपील ले सकता है। और ऊपर वाला क्वेश्चन है वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे है कि रिकॉर्ड कौन सी डेट का देखा जाएगा। जो रिकॉर्ड फाइल चेक करते टाइम जो जो अवेलेबल है वो सब चीजों को देखा जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9 करके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप खुद ही देखिए, मैं नहीं बताऊंगा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि आप कहां पे अपील में जा सकते हैं इन ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो अगर एओ ने ऑर्डर पास किया तो आप कहां पे जाएंगे? असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया तो आप जेसी अपील के पास जाएंगे या फिर सीआईटी अपील के पास जाएंगे। उसके बाद अगर 263 का ऑर्डर पास हुआ तो कहां पे जाएंगे? आप आईटेट में जाएंगे, सीधी सी बात है। यहां डीजीआईटी ने ऑर्डर पास किया तो सीधी सी बात है आप आईटेट में जाएंगे, और आईटेट ने ऑर्डर पास किया तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। तो कहां पे आप जा सकते हैं? दैट इज वन सिंपल सा केस लॉ। उसके बाद मोको से रिलेटेड क्वेश्चन है करके। ठीक है, कि मोको कब तक फाइल कर सकते हैं? तो मोको आपको जो है वो फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपील का नोटिस। तो जब अपील का नोटिस आया उसके 30 डेज के अंदर अंदर मोको फाइल करना पड़ता है। इसके लिए कोई फीस लगता है क्या? राइट आंसर इज नो, इसके लिए आपको कोई भी फीस है वो नहीं लगता है करके। ठीक है, उसके बाद गाइस अगले जो क्वेश्चन है वो वही है करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि सर आईटेट कैन नॉट एडमिट द एडिशनल एविडेंस। आईटेट एडमिट कर सकता है एडिशनल एविडेंसेस 2 केसेस में। एक तो अगर आईटेट को ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो, और दूसरा जब उनको लगता है कि जो भी यहाँ पे एविडेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस अपील को सॉल्व करने के लिए, तो उस 2 केसेस में ये कर सकता है करके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन रिवाइज एन ऑर्डर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अब गाइस यहां पे आपका अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, तो क्या यहां रिवीजन कर सकता है बॉसेस या नहीं? देखो पार्शियल मर्जर का सिद्धांत लगता है। पार्शियल मर्जर का सिद्धांत है मतलब जो पर्टिकुलर मैटर वहां पे कंसिडर हो रहा है उसको छोड़ के बाकी वाले को वो कर सकते हैं। राइट आंसर इज यस, बाकी वाले को वो कर सकते हैं। उसके बाद में कमिश्नर ऑफ अपील कैन नॉट एडमिट एन अपील बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर बाय एसएससी। नहीं, 30 डेज के बाद भी वो अपील जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन करके। ठीक है, तो गाइज यहां पे आप देखोगे तो ये वाली चीजें हैं आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये मिसलेनियस वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, थोड़ा तो आप खुद करिए, सब मैं क्या एक्सप्लेन कर दूं करके। ठीक है, थोड़ा आप जो है वो खुद करिए। आपके टोटल 17-18 क्वेश्चन है, इसमें एक वाला जो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा पता नहीं क्या है, बट जो है वैसा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस से रिलेटेड है। तो ये जैसा है लॉ के से रिलेटेड है, लॉ का यहाँ पे यूज हुआ है। तो गाइस जैसा है वैसा आप इसको रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ योर अपील एंड रिवीजन टॉपिक। तो यहाँ पे आपका अपील एंड रिवीजन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पूरा मैंने रिवाइज कराया, मैंने क्वेश्चन भी आपको 8-10 क्वेश्चन है वो मैंने आपको रिवाइज कराए। अब थोड़ा 1 घंटा और डाल दो, और 1 घंटा और डाल के जितने भी क्वेश्चन है उसको ढंग से आप एक बार रिवाइज कर लो, आप एक बार बुक से देख लो, तो आपका काम बन जाएगा। एक और चीज वापस बोल रहा हूं कि गाइस जो भी रिवीजन लेक्चर अपलोड नहीं हुए इस बार में, तो आप पिछले साल के रिवीजन लेक्चर से उसकी हेल्प ले सकते हो। जैसे पीजीबीपी उसमें कोई चेंज नहीं है, 1-2 जगह माइन्यूट चेंजेस है, कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है, तो आप पुराने वाले रिवीजन लेक्चर का हेल्प ले सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग कोई चेंज नहीं है, DTAA कोई चेंज नहीं है, तो आप पुराने वाले रिवीजन लेक्चर का हेल्प है वो आप ले सकते हैं करके। ठीक है, एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहो, और जैसे ये कर लेते हो उसके बाद आप MCQ भी देख लो तो आपका काम बन जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना बहुत है।